हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मॉनसून के कॉन्सेप्ट्स को कवर किया इंडियन क्लाइमेटोलॉजी में। आज हम मॉनसून से रिलेटेड या क्लाइमेट से रिलेटेड सेकंड एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें हमने ये देखना है कि अगर मॉनसून में हमने सारे कॉन्सेप्ट वाले पार्ट करें तो आज मॉनसून के कारण रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में किस प्रकार से है। क्योंकि यदि आपको रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया समझ में, मैंने आपको पहले भी बताया था क्लाइमेट के पीछे मुख्य तौर पे दो फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट इज योर टेम्परेचर, सेकंड वन इज योर रेनफॉल। तो हिंदुस्तान की अगर फिजियोग्राफी देखें या हिंदुस्तान के लैटिट्यूड्स को देखें तो बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है, वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज बियॉन्ड मध्य प्रदेश, जिस रीजन में हम लोग बैठे हैं, ये सब ट्रॉपिकल या वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है। तो ब्रॉडली टेम्परेचर के बेसिस में हमने क्लाइमेट का डिवीजन कर दिया। लेकिन इस पूरे रीजन में हिंदुस्तान के हम देखेंगे कि रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न भी अलग अलग हैं। तो यदि रेनफॉल के पैटर्न अलग हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सेम टेम्परेचर राजस्थान, यूपी और बिहार का भी है, लेकिन राजस्थान के अंदर बारिशें नहीं हैं, तो उसकी वजह से वहां पे जो क्लाइमेट बनेगा वो ड्राई है, वो सेमी एरिड है, वो हॉट है, एज कंपेयर टू वेस्ट बंगाल जहां ह्यूमिड एंड हॉट है। तो आप देखो सेम लैटिट्यूड पे भी क्लाइमेट का फाइनली इन्फ्लुएंस कैसे चेंज होता है विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। मोर ओवर, मैंने कई बार आपको बताया है द नेचुरल वेजिटेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट। तो नेचुरल वेजिटेशन भी इसी पैटर्न को एक्सप्रेस करेगी जो आपका क्लाइमेटिक पैटर्न होगा। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पे उगने वाले पेड़ पौधे वनस्पतियां बिल्कुल विभिन्न होगी एज कंपेयर टू द वेजिटेशन which is being grown in the desert or the arid or the semi arid area of the country। अगर हम वेस्टर्न घाट्स को देखें जहां पे हाई रेनफॉल है ड्यूरिंग द मॉनसून्स एंड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, दैट्स व्हाई वी कुड सी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर थ्राइविंग देयर। सेम इज द केस विद लक्षद्वीप, अंडमान, सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पे सारे ही जगहों पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो वेजिटेशन विल फॉलो द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर आप कर्नाटका के इंटीरियर में चले जाओ जो कि रेन शेडो एरियाज ऑफ शादरीज या वेस्टर्न घाट है, वहां सेमी एरिड क्लाइमेट है। जैसे महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट है लातूर या महाराष्ट्र में मराठावाड़, ये ड्राई लैंड एरियाज है। और यहीं से फिर हम एग्रीकल्चर को भी कनेक्ट करेंगे कि क्यों हर साल ड्राउट यहां पर आ रहे हैं, क्यों ये फार्मर सुसाइड बेल्ट बन चुका है। तो आप देखो क्लाइमेट से हमने वेजिटेशन को कवर किया, क्लाइमेट से हमने एग्रीकल्चर को कवर किया, और क्लाइमेट से आज की समस्या को कवर करेंगे कि व्हाई फार्मर सुसाइड इज पर्टिकुलरली इन द कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया। तो हम देखेंगे कि कॉटन जो है ड्राई लैंड क्रॉप बन गई है या उन एरियाज में ग्रो की जा रही है जहां पे रेनफॉल थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी छेड़छाड़ इन द रेनफॉल, छेड़छाड़ का मतलब है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा भी लेफ्ट राइट हुआ, अगर रेनफॉल थोड़ी सी कम हुई, वहां पे ड्राउट आ जाएगा और क्रॉप फेलियर हो सकता है, पार्शियल और टोटल, जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड ट्रिगर हो रहे हैं। ऑलराइट, तो यहां से प्रेजेंट जो समस्याएं हैं इकोनॉमी की, वो हम देखेंगे कि ज्योग्राफी कैसे उनके आंसर्स दे रही है। ऑलराइट, तो इन सारी लाइट्स में आज के लेक्चर को समझेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ लेक्चर जो रहेगा उसमें हमने क्या करना है कि जो निशान सर ने आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ाए, जैसे कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हमने देखा कि किस प्रकार से हिमालय शेप में है, किस प्रकार से डेक्कन प्लेट्यू बना है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स बने हैं, कोस्टल प्लेन्स बने हैं। तो ये जो सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया हैं, उनको भी एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन को फिर से कनेक्ट करेंगे। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर में मूव करना है। एग्रीकल्चर थोड़ा सा हैवी है टॉपिक, तो क्लाइमेट से डायरेक्टली कोरिलेट हो जाएगा, तो इसलिए हम क्लाइमेट के इमीडिएटली बाद एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर अन्य टॉपिक हैं जैसे रिसोर्सेज है, इंडस्ट्रीज है, फिर ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। क्योंकि अभी हमने वर्ल्ड के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़े, सेटलमेंट नहीं पढ़ा, पूरे वर्ल्ड के एग्रीकल्चर ऑल्दो हमने कॉन्टिनेंट वाइज कवर किए हैं कि प्रेरीज के ग्रासलैंड में मेज एंड व्हीट होगा, दीज आर दी व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। यहीं पे ही बीफ इंडस्ट्री थ्राइव करेगी, यहीं पे ही शीप एंड गोट पाली जाएंगी, तो वो ब्रॉडली हमने कर लिया। लेकिन मुख्य तौर पे अगर एग्रीकल्चर को करते हुए इन सारी चीजों को फिर से एक बार सारे कॉन्टिनेंट को पिरो लेंगे। ऑलराइट, ताकि आप जब अपने नोट्स को रिवाइज करो तो एक बार कॉन्टिनेंट में सेम चीजें पढ़ ली, उसके बाद फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पूरे वर्ल्ड को फिर से रिवाइज कर लिया,
जिस प्रकार से आपकी क्लास 12वीं में दिया हुआ है या क्लास 8वीं में दिया हुआ है, मैंने पहले भी बताया था 8वीं में जैसे दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को कनेक्ट करना शुरू करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। बस हमारे आई गेस 8-10 लेक्चर और रह गए हैं और फिर उसमें ये सारी चीजें कनेक्ट होती चली जाएंगी। ऑलराइट, चलो स्टार्ट द लेक्चर फॉर द डे नाउ। तो सबसे पहले क्लाइमेट में जैसे कि मैंने मुख्य तौर पे आपको बताया कि हमने मॉनसून से रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। अब कॉन्सेप्ट में समझिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि भाई मॉनसून के पीछे रोल ऑफ तिब्बतियन प्लेट्यू क्या था। फिर हमने पढ़ा कि रोल ऑफ हिमालयाज क्या था, क्योंकि हिमालयाज आपके दो काम कर रहे हैं या तिब्बतियन प्लेट्यू दो काम कर रहे हैं। एक तो ये सर्दियों के अंदर जेट स्ट्रीम को बाइफरकेट करते हैं दो पार्ट में, तो बाइफरकेशन ऑफ द जेट स्ट्रीम। मोर ओवर हिमालयाज साइबेरिया या आर्टिक सर्कल के आसपास से सर्दियों में आने वाली ठंडी हवाओं को हिंदुस्तान में नहीं आने देते, तो दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर कि वो ठंडी हवाओं को हिंदुस्तान में नहीं आने देते। दूसरी बात, हिमालयाज आपके या तिब्बतन प्लेट्यू आपके जेट स्ट्रीम को बाइफरकेट करते हैं और एक ब्रांच ऑफ जेट स्ट्रीम, नाम कौन सा है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के ऊपर चलती है 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर हाइट पे। अब इसका इन्फ्लुएंस में जब इंडिया के अलग अलग सीजन आज कराऊंगा, 4 सीजन हमने कवर करने, उसमें मैं कवर कर लूंगा। ऑलराइट, सेकंड पार्ट देखो जी। अब हिमालयाज समर्स में, ये तो हो गया इनका विंटर्स के अंदर इन्फ्लुएंस क्या था, मैं लिख नहीं रहा, आपने लिखना है तो लिख लो। बाइफोर्केशन ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सेकेंडली, दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द कोल्ड वेव्स कमिंग फ्रॉम द आर्टिक सर्कल और साइबेरिया। वाइल इन द मंथ ऑफ समर दे एक्ट एज अ हाई सोर्स ऑफ हीट। आपके नोट्स में दिया है हाई सोर्स ऑफ हीट, कि यही तो तिब्बतन प्लेट्यू है जो बहुत गर्म हो जाएगा गर्मियों में और कन्वेक्शन करंट को जन्म देगा। आप समझो कि ऊपर से हीट आ रही है, सारा समतली इलाका है, एक अचानक से एक लैंड मास रखा है जो 4 किलोमीटर ऊंचाई पे, तो वो ज्यादा इंसुलेशन को रिसीव कर रहा है, वहां ज्यादा करंट्स चलेंगे, ज्यादा करंट चलेंगे तो कल को ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहीं पे जन्म ले लेगी। तो हाई सोर्स ऑफ हीट और इसी की वजह से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलेगी। ऑलराइट, तो एक तो रोल ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू एंड हिमालयस पढ़ लिया मॉनसून के जन्म लेने पे। अच्छा, इन कॉन्सेप्ट को समझो कि जनरली हिमाचल ने आज तक कॉन्सेप्ट बेस्ड मॉनसून पे सवाल ना तो प्रीलिम्स में पूछे हैं ना मेंस में पूछे, फिर भी मैं ये करवा रहा हूं क्योंकि मॉनसून का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं आपको बता दूं तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। मैं बोलूंगा कि भाई रेनफॉल हिमालयस के आसपास ज्यादा होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या थी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जेट स्ट्रीम बनी कैसे और कैसे इंडिया के अंदर मॉनसून 1 जून को पुश हो जाते हैं अचानक से। ठीक है, तो ये सारे कनेक्शन समझेंगे। ये तो है क्योंकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। दूसरा रीजन इन कॉन्सेप्ट्स को कराने का कि मैं स्किप भी कर सकता हूं, जनरली हिमाचल के अंदर जो लोग ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ाते मॉनसून के कॉन्सेप्ट्स को। रीजन इज आज तक ऐसे सवाल नहीं आए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कल को ऐसे सवाल नहीं आ सकते, क्योंकि दे हैव मेंशन्ड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो वंस दे हैव मेंशन्ड क्लाइमेट ऑफ इंडिया, हमने प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी है। दूसरा, हमने हिमाचल में एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है, जब से मेंस का तरीका बदला है, तो आप देखिए कि इस मेंस के बदलते हुए तरीके में दी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस में हो। प्रीलिम्स अभी भी कुछ हद तक फैक्चुअल जा रहा है, लेकिन सारे हिंदुस्तान के जो स्टेट कमीशन हैं वो धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। यूपी ने इंक्रीज कर लिया है, पंजाब ने लास्ट ईयर इंक्रीज किया है कि अचानक से गूगली डाली और यूपीएससी कैलिबर का पेपर डाला। सारे स्टेट पीसेस को फोकस रखते हुए तैयारी करने वाले बच्चे जो कॉन्सेप्ट्स को छोड़ते हैं, केवल ल्यूसेंट की किताबों को रटते हैं, बेसिक एनसीईआरटी को रटते रहते हैं, वो सब फेल हुए और वही पास हुए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। यूपीएससी की तैयारी करने का अर्थ क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट्स पे फोकस रखते हैं यूपीएससी वाले, बस इतना ही डिफरेंस है। वो ज्यादा पढ़ते हैं कम पढ़ते हैं ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट फोकस स्टडीज होती है। तो यहाँ पे हमारी जो स्टडीज है वो कॉन्सेप्ट फोकस रखा हुआ है कि आज नहीं तो 1 साल बाद, क्योंकि हम सारे जो हैं एक चीज को बिल्कुल ऑनेस्टली एक्सेप्ट करेंगे कि सक्सेस रेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है, तो हम फिगर्स को, डेटा को नकार नहीं सकते, हम अपने से अच्छी उम्मीद रख सकते हैं कि हम पहले अटेम्प्ट में पेपर को निकालेंगे। ये रखनी भी चाहिए, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, तभी आपका पहले अटेम्प्ट में चांसेस बनेंगे और दूसरे में बहुत ज्यादा बनेंगे।
अगर पहले ही सोच लिया कि 5 साल में ही निकालना है क्योंकि दुनिया का 5 साल में होता है, तो वो 5 नहीं 10 में निकले। ठीक है, तो एटीट्यूड ये होना चाहिए कि नहीं 1 साल में ही निकलना चाहिए पेपर। कैसे नहीं निकलता, बहुत चांसेस है निकल जाए, असंभव नहीं है, प्रोबेबिलिटी इज लेस, असंभव नहीं है, बहुत लोगों ने निकाला है। ठीक है, लेकिन क्या है कि डेटा इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट डेटा अगर हम हर साल के देखेंगे तो ऑलमोस्ट नल के आसपास आता है। ऑलराइट, तो अच्छा जी, तो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है। ऑलराइट, चलो तो पहले हमने देखा रोल ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू इन हिमालयास। सेकंड है कि वही जेट स्ट्रीम ने भी तो रोल प्ले किया है, वही हिमालयास के साथ इनका कनेक्शन। जेट स्ट्रीम ने 2 प्रकार से रोल प्ले किया। विंटर्स में चली जी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, समर्स में चली जी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो दोनों समय पे अलग अलग जेट स्ट्रीम चली। सर्दियों वाली जेट स्ट्रीम ने आपको पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स में लाके रख दिए। गर्मियों वाली जेट स्ट्रीम, अभी इनको मैं दोबारा से सीजन में फिर आपको रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम रिवाइज करके ही सेट किए जा सकते हैं, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मल्टीपल टाइम्स पढ़ के ही इनको सेटल डाउन करो। अच्छा जी, अब समर्स में देखो, समर्स में चलती हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो मेडागास्कर के पास में डिसेंड होती हैं। जैसे ही ये मेडागास्कर के पास में डिसेंड होंगी, मेस्करीन हाई नाम की जगह है, हाई क्यों बोला, हाई प्रेशर एरिया बन गया, ऊपर से बैठी ना जेट स्ट्रीम आके, हाई प्रेशर, तो मेस्करीन हाई में हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, वहां से विंड्स वो पुश कर रही हैं नॉर्थ वेस्टर्न मानसूनल विंड्स को कि आप हिंदुस्तान में जाओ, तो नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड को पुश करेंगे इंडिया की तरफ को। तो ये रोल प्ले किया जेट स्ट्रीम ने। और रोल प्ले करते हैं हमारे एल नीनो या लानीना, जो कि थोड़ा सा पेचीदा थे, लेकिन 1-2 बार देखोगे तो समझ आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट पैसिफिक ओशन से डिराइव्ड हैं। तो ये सारी कहानियां हैं जिनकी वजह से मॉनसून जन्म लेता है। एक इन्हीं सब में एक महत्वपूर्ण रोल जो है, जो कि शायद फर्स्ट कैटेगरी में डाला जा सकता था, रोल ऑफ ITCZ, कि कैसे ITCZ या जिसको मैं बोलूंगा डोल्ड्रम लो प्रेशर जोन बदलता रहता है। क्यों? ये सन के मुताबिक शिफ्ट होता है। सर्दियों में चला जाएगा कैप्रिकॉन के ऊपर, लेकिन समर्स में चला जाएगा आपके कैंसर के ऊपर। तो इस तरह से रोल ऑफ ITCZ डिवाइड होता है। तो इन सारे कारण से मॉनसून हिंदुस्तान तक पहुंच जाते। ऑलराइट, एक बार मॉनसून पहुंच गया, अब उसका जो सेकंड पार्ट है, जो पहला कॉन्सेप्ट था, सेकंड है कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। मॉनसून समझो सर्दियों और गर्मियों दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो ये आज हमने समझना भी है। ठीक है, तो ये हमने क्या करेंगे कि हम सीजन पढ़ेंगे हिंदुस्तान के, और अलग अलग सीजन में 2 मॉनसून आएंगे, एक सर्दियों में बारिश होगी रिवर्सल ऑफ द विंड, एक गर्मियों में होंगी, बीच में 2 सीजन और आ जाएंगे। एक आ जाएगा जी पतझड़ का, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑटम, एक सीजन आ जाएगा स्प्रिंग का, जिसको बोलते हैं बसंत, कि नए पल्लव खिलेंगे, नए फूल खिलेंगे, नई पत्तियां खिलेंगी, क्योंकि मौसम कंड्यूसिव हो गया। एक चीज का बहुत ख्याल रखना, किसी भी वेजिटेशन ग्रोथ में 2 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल और हाई अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, कि टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इसी 2 कारण से इक्वेटोरियल रेनफॉल में वनस्पति बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, तो इन सब का रेनफॉल एंड टेम्परेचर का रोल बहुत ज्यादा होता है। आप दूसरा देखो, हिमाचल के अंदर जब हम लोग खेती भी करते हैं तो पॉली हाउस फार्मिंग आप लोगों ने देखा हुआ है। वो क्यों लगाते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, कि टेम्परेचर इतना घट जाता है हिमालयाज में कि वहां पे हॉर्टिकल्चर करना असंभव हो जाता है। हमारे लिए सब्जियां लगाना, फ्रूट्स लगाना, सर्टेन फ्रूट्स को लगाना असंभव हो जाता है। तो हमें ज्यादा गर्मी चाहिए, तो उस गर्मी को ट्रैप करने के लिए हमने अरेंजमेंट किया है पॉली हाउसेस का। ऑलराइट, तो ये क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर इज प्लेज अ वेरी की रोल इन द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। ऐसे ही ये पॉली हाउस का कॉन्सेप्ट कहां से आया? अपर लैटिट्यूड के कंट्री से आया, क्योंकि वहां पे गर्मी की कमी है। हमने देखा टेम्परेट लैटिट्यूड में इंसोलेशन रिसीव्ड इज लेस। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पे वनस्पतियों की ग्रोथ हो जाती है। तो इसीलिए हिंदुस्तान में भी 4 सीजन हमारे पाए जाते हैं मुख्य तौर पे। उन सीजन को एक बार विस्तार में देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने आज के जो डिस्कस करना है, विंटर सीजन में क्या क्या हिंदुस्तान में रेनफॉल और विंड पैटर्न बदलते हैं। तो हर सीजन में हमने 2 बातों का ख्याल रखना है, विंड्स, सर्कुलेशन सिस्टम की क्या डायरेक्शन रहती है, दूसरा है रेनफॉल। तो इन दोनों को समझना है। समर्स में भी यही है, रेनी सीजन, जो आपका बेसिकली रेनी हमारा है साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। इसमें किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है? रिट्रीटिंग, वापस जा रहे हैं मॉनसून की हवाएं। अगर लेट्स टेक अ केस,
गर्मियों में हवाएं कुछ इस दिशा में आ रही थी, साउथ वेस्ट से होती हुई प्रतीत होती थी, तो ये समर्स की शक्ल थी। विंटर्स की शक्ल में ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा फिनोमिना, ऐसे जाती हुई विंड्स दिखेगी, ऐसा लगेगा जो हवा आ रही थी अब वो वापस जा रही है नॉर्थ ईस्ट दिशा में, बिल्कुल विपरीत। तो रिट्रीट, वापस चले आना, ऐसा प्रतीत होता है। कौन से महीने हैं आपके? सितंबर ऑनवर्ड्स। ये वाले कौन से महीने हैं? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 3 महीने। ऑलराइट, उसके बाद सितंबर ऑनवर्ड, अक्टूबर, बेसिकली अक्टूबर नवंबर, जब इस प्रकार से विंड्स विपरीत दिशाओं में चली जाती। रिट्रीटिंग मॉनसून, यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आपने सुना है, अक्टूबर हीट, पेपर में भी आने की संभावना होती है, प्रीलिम्स में, मेंस में भी आ सकता है 4 नंबर में, अक्टूबर हीट ही पूछ लिया। ठीक है, तो ये सीजन है। समर्स में बहुत इंपॉर्टेंट की फीचर्स जो आज हम पढ़ेंगे, और इस साल कमीशन ने मेंस के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा हुआ है। क्या पूछा है जी? प्री मॉनसून शार के बारे में बताओ, क्या होते हैं प्री मॉनसून शार? मॉनसून के बारे में बता, पूछ लिया जी। बर्स्ट ऑफ मॉनसून जरा बताना, बर्स्ट ऑफ मॉनसून कि अचानक से मॉनसून कहा जाना, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, इस तरह से क्यों शब्द इस्तेमाल किए? तो ये कीवर्ड्स हैं जिनके अराउंड आपको कुछ 2, 4, 5 लाइनें पता होनी चाहिए, क्योंकि 60 वर्ड्स में हमने अपनी बात कहनी है, 40 शब्दों में हमने अपनी बात कहनी है। तो इस तरीके से हमने मेंस को दृष्टि में रखते हुए, प्रीलिम्स को दृष्टि में रखते हुए अपनी नोट्स की और तैयारी की ओरिएंटेशन को इंक्लिनेशन देना है। ऑलराइट, चलो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट सीजन, दैट इज द सीजन ऑफ विंटर्स। अच्छा, विंटर्स के अंदर आई नीड चलो मैं विंटर्स में पहले अरेंजमेंट बता देता हूं। ITCZ से ड्रिवन है सब कुछ। ITCZ, हर चीज का निचोड़ क्या है? ऑलवेज टेक केयर ऑफ ITCZ। ITCZ itself is driven by मूवमेंट ऑफ सन। विंटर्स का महीना, वर्ल्ड डायग्राम देख लो जी पहले। ये इंडिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। विंटर्स का महीना है। तो विंटर्स के महीने में हम देखेंगे जब कैप्रिकॉन के ऊपर सन है तो हमारे यहां पे विंटर्स है, सन इज समवेयर है, यहां वर्टिकल है लेकिन यहां पे इंसोलेशन हॉरिजॉन्टल है। इन हॉरिजॉन्टल इंसोलेशन की वजह से हमें गर्मियां प्रतीत होती हैं, और आपका सन यहां पे है तो ITCZ भी यहीं पे होगा। विंटर्स में हिंदुस्तान के ऊपर आपको पता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलेगी, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। दूसरा, हिंदुस्तान पे यहां पे हाई प्रेशर सेल बना हुआ है। कौन सा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये सारे जो अरेंजमेंट है इंडिया के ऊपर हो रखे हैं। अब इन अरेंजमेंट्स के चलते हुए हमने देखना है कि किस प्रकार से हमारे सीजन और विंड डिस्ट्रीब्यूशन या विंड पैटर्न इफेक्ट होता है। तो अगर अब इसकी क्लोज पिक्चर बनाए, ये तो वर्ल्ड पिक्चर थी, अब इसकी एक क्लोज पिक्चर बना लेते हैं। क्लोज पिक्चर में देखो, ये इंडिया में कहीं पर हाई प्रेशर जोन्स हैं, ये सारे हाई प्रेशर जोन। इंडिया के ऊपर एक सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहुत तेज चल रही है ये, और ये हमारा इंडिया में नीचे हम लोग रहते हैं, तो हमारे ऊपर एक जेट स्ट्रीम चल रही है, ये नीचे डिसेंड कर रही है तिब्बतन प्लेटू में, और वहां से विंड्स जो है होती हुई इस प्रकार से हिंदुस्तान से हाई टू लो प्रेशर बनाया था ना उस दिन डायग्राम। चलो चेंज कर लेते पेन को, ये देखो, ये हाई प्रेशर तो हाई टू लो विंड जाएंगी। तो हाई टू लो विंड का पैटर्न है। ऐसी विंड्स को क्या बोल रहे हैं हम? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्यों जी? ट्रॉपिकल में चल रही हैं, डायरेक्शन इनकी नॉर्थ ईस्ट है। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है विंड्स का। अब देखो, क्योंकि आपको पता है, अब रेनफॉल के एरियाज देखो, सर्दियों के समय में हिंदुस्तान में अगर रेनफॉल देखोगे तो 2 हिस्सों में रेनफॉल बेसिकली हो रही है। एक रेनफॉल हो रही है इस पर्टिकुलर हिस्से में, जिसको मैंने नाम दिया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये रेनफॉल क्यों हो रही है नॉर्थ वेस्ट में? बिकॉज ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन्स जो हमने समझे थे। इनको हमने क्या बोला था जी? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है। ये आप लिखते चले जाइए फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में। डिस्टर्बेंसेस, स्पेलिंग इसकी ठीक कर लेना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। फायदा क्या? नॉर्थ वेस्टर्न का क्या मतलब है? राजस्थान के अपर पार्ट में
यूपी के वेस्टर्न पार्ट में, लिख लो अपर पार्ट ऑफ राजस्थान, यूपी के अपर पार्ट वेस्टर्न पार्ट में, पंजाब, हरियाणा एंड हिमालयाज के ऊपर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहां पर भी बारिश होती है। यहां पे होगी स्नोफॉल, बाकी जगह पे होगी रेनफॉल। उसके कारण फायदा क्या है, यहां पे बेनिफिट क्या है, आपकी राबी क्रॉप, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे, राबी का अर्थ क्या है, सरसों, मस्टर्ड। राबी का क्या मतलब है, काला चना। राबी का क्या मतलब है, वीट। ये सब कुछ सर्दियों में उगाए जाने वाली क्रॉप्स को इरिगेशन मिलेगी, क्योंकि हमें पता है हिमाचल के अंदर पहाड़ी इलाका है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं हो, तो क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी पहाड़ी इलाके में देना मुश्किल है, तो बेस्ट क्या होता है, हम रेनफॉल डिपेंडेंट है, तो इसको बोला जाता है एग्रीकल्चर में रेन फेड एग्रीकल्चर। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में कैनाल इरिगेशन बहुत जबरदस्त है, ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, प्लेन इलाका है, नीचे ग्राउंड वाटर की भी अवेलेबिलिटी है, तो वहां पे रेनफॉल के ऊपर उतनी ज्यादा निर्भरता नहीं है जितनी पहाड़ी इलाकों में है। ऑलराइट, तो हमारे लिए पर्टिकुलरली हिमाचल के लिए ये रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सोल डिपेंडेंसी इस रेनफॉल के ऊपर ही है। ऑलराइट, चलो जी, सेकंड पार्ट रेनफॉल। अब देखो एक और हिंदुस्तान के हिस्से में होगी, जो मैंने पहले भी बताया था, ऑन दी कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया। कोरोमंडल के हमने परिभाषा क्या दी जी, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया, परिभाषा क्या है कोरोमंडल कोस्ट की जी, नदन तमिलनाडु प्लस सदर्न आंध्र, ये कोरोमंडल कोस्ट है, जहां पे आपके श्रीहरिकोटा के आइलैंड है, कावेरी के डेल्टा है, तो ये सारे कोस्ट पे बारिश होगी। अब इस बारिश का फायदा देखो भाई, यहां पर भी एग्रीकल्चर कम्युनिटी रहती है। एक इंडिया की खास वेजिटेशन है, वो पूरे हिंदुस्तान में यहीं पे उगती है, जिसका नाम है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन भी है और साथ में लिख दिया ड्राई, मींस पूरे साल वनस्पति हरी तो रहेगी, लेकिन अमाउंट ऑफ रेनफॉल विल बी लेस एज कंपेयर टू द नॉर्मल या वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो वेस्टर्न घाट में फॉरेस्ट है, वहां पे 400 सेंटीमीटर की बारिश है, यहां पे जो बारिश है वो 200 से कम है, लेकिन पूरे साल है। क्यों, ये है जी कोस्टल एरिया, थोड़ी बहुत बारिश तो वैसे भी होती रहेगी पूरे साल, लेकिन विंटर्स में ज्यादा हो जाएगी। तो विंटर्स में अधिक बारिश होने की वजह से वनस्पति, क्योंकि हिंदुस्तान में मेन जो प्रॉब्लम आती है अक्टूबर के बाद ना होने वाली बारिश से आती है। अक्टूबर से मार्च, अप्रैल, मई पूरे ड्राई है, मार्च अप्रैल मई तक, जब तक मानसून नहीं आ जाते। तो ये जो 6 महीने का ड्राई स्पेल है, वहां इस टाइम फ्रेम में यहां पे बारिशें हो जाती है, और उसी की वजह से यहां पे विंटर, थोड़ी बहुत मानसून के टाइम पे गर्मियां हैं, कोस्टल इलाका है, थोड़ी बहुत बारिश तो वैसे भी होगी। सर्दियों में इन विंड्स के कारण, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के कारण बारिशें हो जाती हैं। इसको कई बार क्या बोला जाता है, इसी को रिट्रीटिंग मानसून के कारण भी बारिश हो जाती है। ऑलराइट, तो ये रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे विंटर्स का, ये विंड सर्कुलेशन सिस्टम है विंटर्स का। इसको एक डायग्राम देख लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट से लिया गया डायग्राम है। आप देखोगे सर्दियों के टाइम पे, देखो ये हमारे वाले लैटिट्यूड है, 10 डिग्री सेल्सियस घट गया टेम्परेचर। देखो ट्रॉपिकल इलाके, जैसे मैंने बोला था, चाहे कैंसर के नीचे वाला एरिया, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, दिस इज योर ट्रॉपिकल, क्योंकि सर्दियों और गर्मियों में देख लेना 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री, यहां पे टेम्परेचर 20 डिग्री है सर्दियों में, गर्मियों में भी इसी के आसपास होगा, तो इनको कभी सर्दियां फील ही नहीं होंगी। ऑलराइट, हमारे लेकिन इस लैटिट्यूड में देखो, जहां हम लोग बैठे चंडीगढ़ वाले लैटिट्यूड में, हिमाचल वाले लैटिट्यूड में, इन लैटिट्यूड में हिमाचल तो और फिर ऑल्टीट्यूड का फर्क पड़ गया, तो बर्फ भी पड़ेगी। 10 डिग्री अगर चंडीगढ़ में है तो हिमाचल में 5 डिग्री रह जाएगा, 2 डिग्री 0 डिग्री -10 डिग्री भी टेम्परेचर होगा। तो इस प्रकार से टेम्परेचर विंटर्स का डिफाइन है। अब देखिए दूसरी तरफ हमारे प्रेशर को, प्रेशर से एयर ड्रिवन है, एयर सर्कुलेशन ड्रिवन है। तो यहां देखो हाई प्रेशर 1018 का, दूसरी तरफ यहाँ पे प्रेशर आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर घट रहा है 1014 का, तो लो प्रेशर है बेसिकली। तो विंड विल गो फ्रॉम हाई टू लो। तो इसी प्रकार से आप देखोगे अगर विंड की दिशाएं कुछ इस तरीके से बन रही हैं ब्रॉडली, और इसी की वजह से यहाँ पे बारिशें हो जाएंगी। ऑलराइट, तो ये है हमारा विंटर्स का रेनफॉल एंड विंड सर्कुलेशन सिस्टम। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम सीजन में। अब आते हैं हम लोग, ये देखिए विंटर्स के अंदर नॉर्थ ईस्ट
दिस इज द डायग्राम फॉर समर्स, इसको बाद में रिविजिट कर लेंगे। ये देखो विंटर वाले डायग्राम को, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, यहाँ पे बारिश होंगी बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखो फिर से याद रखो, प्रीलिम्स में ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए अगर हमारे विंटर्स के अंदर रेनफॉल के लिए बोला गया है कि इन दी मंथ्स ऑफ विंटर्स दो जगह पे बारिश होती है, एक तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सेकंड वन इज कोरोमंडल कोस्ट। डिफरेंस इज इन दोनों जगहों पर बारिश होने की वजह अलग अलग है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रेनफॉल हो रही है फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि मेडिटेरियन सी से टेम्परेट साइक्लोन्स को लाके हिंदुस्तान में ले आएंगे। दूसरी जगह बारिश हो रही है कोरोमंडल कोस्ट में, ये बारिश हो रही है बिकॉज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो ये दो अलग अलग कारण हैं बारिश के। चलो जी, ये देखो डायग्राम, ये देखो एक बारिश इस जगह पे है, एक बारिश हमारी इस जगह पे। तो ये दो अलग अलग एरियाज ऑफ रेनफॉल। और अगर पूरे सर्कुलेशन देखोगे विंड का, तो दीज आर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो ये दो अलग अलग डायग्राम इसलिए डिपिक्ट किए कि आपको यू कैन गेट एन फेयर आइडिया कि कहां पे बारिश किस वजह से हो रही है। ऑलराइट, जनरली प्रीलिम्स में ऐसे ट्रिकी सवाल आते हैं और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों को ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस समझ लेते हैं या इन दोनों को ही नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से हुई बारिश को समझ लेते हैं। चलो जी, अब समर्स के डायग्राम को देखते हैं। विपरीत बिल्कुल। अब देखो समर का महीना है, समर्स जो नदन समर्स हैं हिंदुस्तान में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन है, तो सन जहां पर होगा वहां गर्मियां ज्यादा होंगी, ITCZ बनेगा। ITCZ का मतलब है लो प्रेशर। सन जहां पे दूर होगा वहां पे हमेशा हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी। विंड्स विल ब्लो फ्रॉम हाई टू लो, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो समर्स के महीने में इस तरह से विंड सर्कुलेशन सिस्टम शेप में आ जाएगा। इन्हीं को क्या बोला गया है, साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है जो ये बारिश की जो विंड्स है ये साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिंदुस्तान से आ रही हैं, इंडियन ओशन से आ रही है। सी टू लैंड है तो सी ब्रीज बोल दो ऑन अ लार्जर स्केल। सी ब्रीज है तो मॉइस्चर लाएगी, मॉइस्चर लाएगी तो बारिशें भी करेगी, तो इसलिए रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस प्रकार से होता है। दूसरी बात है, समर्स का एक बड़ा प्रिविलेंट फिनोमिना है। समर्स, आप किसको समर्स बोल रहे हैं, देखो फिर से बहुत ध्यान से देखना इस बात को। दिसंबर के महीने में यहां पे सन था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। मार्च के महीने में गर्मियां आनी शुरू हो जाती, जैसे फरवरी लास्ट आता है और होली तक आते आते आपको गर्मियां आने शुरू हो जाती। ठीक है, तो मार्च के टाइम पे सन अब इक्वेटर पे आ गया, हिंदुस्तान इक्वेटर से बहुत दूर नहीं है, तो हमें वो गर्मी की फील आने लगती है। मार्च का महीना, अप्रैल, मई, जून तक अपने चरम पे हैं गर्मियां, क्योंकि 3-4 महीने हो गए लैंड को हीट होते हुए, तो बहुत गर्मियां पड़ चुकी हैं। लेकिन इतनी गर्मी से ट्रॉपिकल एरिया है, कन्वेक्शनल रेनफॉल क्यों नहीं होती, क्योंकि गर्मी है तो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन है तो रेनफॉल है कन्वेक्शनल, तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल होती हैं। इन्हीं कन्वेक्शनल रेनफॉल का नाम रखा गया है प्री मॉनसून शार। ये आपके इस बार प्रीलिम्स में आया था, मेंस के पेपर में आया था, लेकिन लोगों को प्री मॉनसून शार के पीछे होने वाली कॉन्सेप्ट को नहीं पता था। वो उन्होंने नाम तो लिखे इनके, गलत बात नहीं थी, अलग अलग हिंदुस्तान के कोनों में इन प्री मॉनसून शार का अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखो गर्मी सर्दियों का टाइम है, यहां पे तो चलती है इंडिया में, पूरे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में लू। इसी लू को आज एक डिजास्टर घोषित कर दिया गया है, इसको हीट वेव्स भी बोल दिया गया, हीट वेव्स। इन लू के अलावा ये जो एरिया है आसाम, यहाँ पे प्री मानसून शार है, बारडोली चीरा नाम रखा गया है। यहाँ पे टी कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी को वेस्ट बंगाल और छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास काल बैसाखी, बैसाखी का महीना कौन सा है, मैंने बताया था जो बसंत वाला, अप्रैल वाला जो मंथ है, अप्रैल, तो ये काल बैसाखी का मंथ है, हार्वेस्टिंग सीजन है।
इस टाइम पे अगर आप देखोगे जो अभी बस एक बार ये खत्म करते हैं, फिर मैं ट्रांजिशन ऑफ सीजन के साथ हमारी रिलीजन का और हमारे कल्चर का इंपैक्ट बताऊंगा। ऑलराइट, अगर इसी पार्ट में देखो, मैंगो इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप, तो मैंगो वाली जगह पे जहां पे कर्नाटका केरला है, यहाँ पे मैंगो और कॉफी दोनों ही लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे इनको मैंगो शार बोला जाता है क्योंकि उस टाइम पे आम का सीजन आ चुका है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉफी ब्लॉसम शार, कॉफी की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर्नाटका, यहाँ पे कॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केरला के कोस्टल एरिया में कॉफी, मैंने बताया था कि कॉफी की प्रोडक्शन के लिए हमको स्लोप चाहिए, क्योंकि कॉफी को पानी तो चाहिए, लेकिन पानी एक जगह पे स्टैग्नेटेड ना हो, ये भी चाहिए। लगातार बारिश होती रहे लेकिन पानी उसकी जड़ों में इकट्ठा ना हो। सेम इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टी, इसलिए इन दोनों को स्लोप पे लगाया जाता है कि स्लोप पे शिवालिक्स में बारिश भी ज्यादा होगी और साथ ही साथ बारिश के साथ साथ वहां पे हमारा पानी स्टैग्नेंट भी नहीं होगा, तो दोनों की कॉमन रिक्वायरमेंट। लेकिन टी को आप ले गए हिमालयाज के शिवालिक में, कॉफी को नहीं ले जा पाए क्योंकि टी सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है, सब ट्रॉपिकल, थोड़ी ठंड बर्दाश्त करेगी। कॉफी प्योर ट्रॉपिकल है, ये गर्मियों के बाहर जा ही नहीं सकती, इसलिए कैंसर के बियॉन्ड कॉफी नहीं होती। ऑलराइट, तो कॉफी इज अ प्योर सब ट्रॉपिकल क्रॉप। दूसरा, कॉफी को हवा में नमी बहुत पसंद है, तो ये कोस्टल एरिया के पास में अगर कोई पहाड़ है तो उससे बेहतरीन जगह नहीं हो सकती। तो वर्ल्ड में चाहे ब्राजीलियन हाईलैंड है जो कोस्ट के पास में है, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहां पे वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, उन पे कॉफी उगा दी जाती है। कॉफी दूसरा बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन एग्जॉस्ट करती है सॉइल में से, तो न्यूट्रिशन डिमांडिंग क्रॉप है। वॉल्केनो की नई नई बनी हुई सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, तो इसलिए कॉफी वॉल्केनिक सॉइल में लगा दो तो और बढ़िया रिजल्ट देती है। तो हिंदुस्तान में भी डेक्कन प्लेट्यू, साउथ इंडिया ऑफ इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉल्केनिक रॉक्स, ठीक है, तो इसलिए कॉफी की प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त होगी। क्लाइमेट बहुत अच्छा है, सॉइल बहुत अच्छी है, तो इस तरीके से हमने एग्रीकल्चर को क्लाइमेट के साथ कोरिलेट करना है। तो बहरहाल आपके समर्स के महीने में ये जो प्री मानसून शावर्स जिसको बोला, मानसून के आने से पहले, ऐसा नहीं मानसून वाली विंड्स नहीं आई हैं, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल है, राइट इट डाउन। प्री मानसून शावर आर नथिंग बट दी कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो बीच बीच में अगर आप बारिश देखोगे, जैसे अब तो आप लोगों ने काफी ऑब्जर्व कर लिया होगा मौसम को इतने सालों में, तो आप देखोगे कि जब 4-5 दिन गर्मियां होती हैं तो हम खुद ही बोल देते हैं कि आज ना बारिश होगी, बहुत दिन गर्मियां होगी। तो 3-4 दिन के बाद बारिश का मतलब क्या है? कन्वेक्शनल रेनफॉल, कि 3-4 दिन इवेपोरेशन हुई, एक दिन बारिश हो जाएगी। आप देखोगे 3-4 दिन के बाद ना बादल बनने शुरू हो जाते हैं, दिखने लगेंगे आपको। अगर जिस दिन 1 या 2 बादल दिखे, समझो 1-2 दिन के बाद बारिश होगी, क्योंकि फिनोमिना शुरू हो चुका है। तो दिस इज हाउ समर सीजन आ। दूसरा, अब समर सीजन के अंदर हम एक बार ITCZ हिंदुस्तान में देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं कि समर सीजन, ITCZ की जरूरत नहीं है, फिर हम सीधा विंटर्स पे देखेंगे। अभी भी समर सीजन के अंदर जून तक, अप्रैल मई तक जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो चल यहीं पे रही है, मई तक। जून में यह चली जाएगी यहां से, वहीं जैसे ही ये चली जाएगी उस दिन समर से रेनी सीजन आ जाएगा। क्योंकि आप देखो रेनी सीजन की एक खास बात, इस चीज को लिख लो, रेनी सीजन ट्रांजिशन है, समर्स का खत्म होना है। अभी भी समर्स का खत्म मींस हॉट तो उतना ही है, मॉनसून में टेम्परेचर थोड़ी डिप हो जाता है, गर्मी तो उतनी रहती है, लेकिन बारिशें थोड़ी ठंडक दे देती है। तो समर सीजन तो है, समर्स के अंदर ही रेनी कैसे आता है कि समर्स को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? बेसिकली ड्राई एंड हॉट, ये समर्स है। रेनी के अंदर गर्मी उतनी ही है लेकिन वेट क्लाइमेट हो जाता है, तो उससे थोड़ी सी ठंडक सी हो जाती है कि हवा, एक बार बारिश हो गई तो हीट रिलीज हो जाती है, लेटेंट हीट रिलीज हो जाती है, जमीन से इवेपोरेशन हो जाती है और ठंडक आ जाती है थोड़ी सी। तो रेनी सीजन में बस वेट स्पेल्स आ जाते हैं, वेट स्पेल्स, उसको हम रेनी सीजन बोल रहे हैं। इस रेनी सीजन में जो मुख्य काम होता है वो लिख लीजिए आप, रेनी सीजन के लिए लिख लीजिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इतने टाइम तक ना बैठ बैठ के पढ़ाने में मजा ही नहीं आता था, टीचिंग वाली फील ही नहीं आती थी, ऑल्दो आई हैव ट्राइड की सारी बातें पीपीटी से एक्सप्रेस की जा सके। तो लेकिन अब थोड़ा सा ठीक है कि वी हैव मेड सर्टेन अरेंजमेंट, जिसमें हमने ये रेज्ड पोडियम भी रख लिया है, तो उससे क्या होगा कि अभी लेक्चर डिलीवरी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, एनर्जी लेवल भी डिफरेंट हो जाता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इन अनदर 1 or 2 month we will be taking a स्मार्ट बोर्ड, जो कि आप हमारी पहले की वीडियोस में भी देख सकते हैं।
तो स्मार्ट बोर्ड पे वापस हम शिफ्ट कर जाएंगे, जिससे लेक्चर डिलीवरी और इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाएगी, ताकि ये पीपीटीज का रोल कम किया जाएगा। अभी भी रखेंगे, बाद में भी रखेंगे पीपीटीज का रोल, क्योंकि जैसे अब मेरे को ये डायग्राम बनाने में जो समय लगता वो समय बच गया और आपको बहुत आसानी से चीज समझ आ गई। अब ये डायग्राम मेरे को अगर बनाना पड़ जाता तो मोस्टली टीचर्स ये डायग्राम नहीं बनाते क्लासेस में, क्योंकि कठिन भी है, समय अधिक लगेगा, उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। तो अगर ये हम पीपीटीज के द्वारा डायग्राम दिखा के इसी के ऊपर लिख देंगे तो उससे क्या होगा, क्लास इफेक्टिव हो गई और टाइम वाइज एफिशिएंट हो गई। तो यही है कि एजुकेशन में जो हम चेंजेस किए जा सकते हैं। ऑलराइट, तो चलो रेनी में हम लिख रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम द नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया results into the establishment of tropical easterly jet streams. Establishment of tropical easterly jet streams. Full stop. These tropical easterly jet streams are produced because of the thermal convection currents. These tropical easterly jet streams are produced because of the rising thermal convection currents from the Tibetan Plateau. From the Tibetan Plateau. Full stop. This tropical easterly jet stream is moving at an altitude of nearly 6-7 किलोमीटर। ये नीचे है, बाकी जेट स्ट्रीम के कंपैरेटिवली काफी नीचे है, और जेट स्ट्रीम 10-12 किलोमीटर की ऑल्टीट्यूड पे होती है। तो दिस ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज ब्लोइंग या मूविंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 6-7 किलोमीटर। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लिखो, कॉमा, एंड डिसेंड्स एट DESCENT एंड डिसेंड्स एट मेस्करीन हाई। मेस्करीन की स्पेलिंग देखो, एक बार कंफर्म कर लेना, आई गेस यही है, मेस्करीन हाई। डिसेंड्स एट मेस्करीन हाई नियर मेडागास्कर, 20 डिग्री साउथ लिख देना, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, नियर मेडागास्कर 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। Full stop. These jet stream pushes winds from Indian Ocean. These jet stream pushes winds from Indian Ocean towards Indian subcontinent. मैंने इंडिया नहीं लिखा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कि ये विंड्स सारी जगह जाएंगी, ये श्रीलंका भी जाएंगी, हिंदुस्तान भी आएंगी, ये म्यांमार भी जाएंगी और ये बांग्लादेश भी जाएंगी, टुवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट, टुवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये काम हो रहा है रेनी में। क्या हुआ जी, फिर से देख लेते हैं रेनी सीजन में। अच्छा, समर सीजन में टेम्परेचर एक बार दिखा दूं। देखो जी, जो कि सर्दियों में 10 डिग्री था वो हो गया अब 20, 25 और 30 डिग्री। तो यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर मींस लो प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ उस टाइम पे भी 20 था, आज भी 20 है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा, 30, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो विंड्स नीचे की तरफ अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ पे हाई मींस, मैंने ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे लिखा है इस डायग्राम में, ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग, तो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे हाई है, तो विंड्स इस प्रकार से हिंदुस्तान में समर्स में आ जाएगी, विंटर्स के टाइम पे, किस फॉर्म, नॉट विंटर्स, रेनी सीजन के टाइम पे, मींस कि ये साउथ वेस्ट मानसून विंड बन के आ जाएंगे। अब रेनी सीजन में देखो, रेनी सीजन के अंदर जो विंड्स हिंदुस्तान में आई, अब वो करेंगी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द इंडिया। अब इन विंड्स को देखो, जैसे ही सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आके यहां पे बैठी, इसने पुश करा कि विंड्स को जाओ और हिंदुस्तान में बारिश करो, ताकि एक पूरा सेल क्रिएट हो पाए। ऑलराइट, तो यहां से अब विंड्स आ गई, तो सबसे पहले बारिश केरला के कोस्ट में तकरीबन 1 जून को हो जाती है। तो यहां पे बारिश हुई 1 जून को, हिंदुस्तान में यहां तक आते आते 15 जुलाई हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े इंडिया को इन सी ब्रीज
सो कॉल्ड सी ब्रीज या विंड्स को ट्रेवल करने में 45 डेज का टाइम फ्रेम लगता है। तो सबसे पहले बारिश ये अंडमान वाली साइड पे, ये केरला वाली साइड पे हो जाती है। यहां से बिकॉज यहां पे हमारे हाई, अगर आप देखोगे वेस्टर्न घाट की ऊंचाई पोस्ट नीलगिरी बढ़ती जाती, कार्डमम हिल्स, ये जो बाकी की जो रेंजेस हैं जहां पे हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई हिल्स, अनायमुडी, तो यहां पे ऊंचाई बढ़ गई है। यहां पे ये विंड्स को दो पार्ट में बाइफरकेट करने का काम करते हैं। एक ब्रांच चली जाती है सीधा स्ट्राइक करेगी मेघालय को और यहां पे बारिशें करेंगी। इसको क्या बोला जाएगा? बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दूसरी ब्रांच जो बाइफरकेट हुई इसका नाम रखा अरेबियन सी ब्रांच। ये दो ब्रांच में मॉनसूनल विंड्स टूट जाएंगे। जो पहली ब्रांच है ये मेघालय को हिट करेगी। ये पूरा इतना सारा मॉइस्चर सीधे जाके मेघालय में हिट किया, जिसको मैं मेघालय प्लेट्यू बोल रहा हूं। मेघालय इज अ प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू बोला। इसमें 3 हिल रेंजेस हैं जिसका नाम आपको पता है, गारो, खासी, जैंतिया। और ये तीनों क्यों नाम रखे गए हैं? क्योंकि यहां पे जो ट्राइब्स हैं उनका नाम है गारो, खासी, जैंतिया। तो इन ट्राइब्स के नाम पे ये 3 प्लेट्यूज के ऊपर बनी हुई रेंजेस का नाम या स्मॉल हिल्स का नाम रखा गया, गारो, खासी, जैंतिया। इन हिल्स के अंदर एक फनल शेप टपोग्राफी है। फनल शेप मीन से कुछ इस तरह से है, बीच में विंड फंस जाती है, फनल शेप। जब विंड फंस जाएगी, मॉइस्चर वाली विंड, तो वो वहीं पे ही ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग होगी। अब देखो बहुत ध्यान से, मॉनसून में बारिशें, ये देखो अगर ये हिमालयाज है, हिमालयाज के साथ साथ में मॉनसूनल विंड्स चलती है। ये है सेकेंड रोल ऑफ हिमालय जो मैंने उधर नहीं लिखा था। गर्मियों के टाइम पे या रेनी सीजन के टाइम पे ये हिमालयाज आपकी मॉनसून विंड्स को चाइना में नहीं जाने देती। अगर ये हिमालयाज नहीं होते, ये मॉनसून विंड सीधा चाइना में चली जाती और आपके वहां जो बारिशें आज हो रही है इतनी बारिश नहीं। तो दीज मॉनसूनल विंड्स आर मेंट had been blocked into India by these Himalayas. Moreover, अब हिमालयाज के साथ में ये बारिश ज्यादा करेंगे। एग्जाम्पल लेता हूं, आप लोग काफी लोग जो है चंडीगढ़ से वास्ता भी रखते हैं या कभी ट्रेवल भी किया है। चंडीगढ़ में बारिश ज्यादा है सेम लैटिट्यूड पे होने के कारण, एज कंपेयर टू पंजाब के जलंधर ले लो, अमृतसर ले लो, अलग जगहों पे सेम लैटिट्यूड है। क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ पहाड़ों के नजदीक है, हिमाचल के नजदीक है। यहां पे ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग के कारण बारिश हो जाती है। मॉनसून की सारी बारिशें ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग के कारण है। हम कहते हैं जी अरावलीज के पैरेलल हो गई रेंजेस, ये अरावलीज है, अरेबियन सी ब्रांच पैरेलल जाती है इनके, इसलिए बारिश नहीं होती। दूसरा, अरावलीज की ऊंचाई बहुत कम है। गुड़ शिखर आपने पढ़ा है 17-11 मीटर हाइट है बस, तो इतनी कम हाइट में बारिश होना कठिन हो जाता है। ये तो हाईएस्ट पीक है, बाकी अरावलीज तो बिल्कुल छोटे हैं, डेन्यूडेड हैं, रेलिक हैं, तो ये बारिशें नहीं करवा पाते। कहने का मतलब है ये ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग वाला काम नहीं करते। तो मॉनसून की विंड्स अगर हिमालयाज के शिवालिक से टकराएंगी, जहां हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे बारिशें ज्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ पे ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग होगी और यहाँ पे बारिशें ज्यादा हैं, लैंडस्लाइड ज्यादा है। आप देखो लैंडस्लाइड कैसे मानसून के साथ कोरिलेट होते हैं। दूसरी बात अभी इनके बारे में बताएंगे, रॉक स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे लैंडस्लाइड ज्यादा है। जैसे जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे या आप जब हिमाचल के लेक्चर लगाओगे डिजास्टर मैनेजमेंट के, वहां पे ये कॉन्सेप्ट मैं करवाता हूँ कि कैसे लैंडस्लाइड इन बेल्ट्स में थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि एक तो सेडिमेंट्री अनकंसोलिडेटेड माउंटेन है अरावलीज, बिल्कुल लास्ट में बने हैं, रॉक बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है, स्टेबल नहीं है। दूसरा, बारिश होती है ज्यादा, तो दोनों के कारण के समन्वय की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड अधिक होते हैं। तीसरा कारण, सबसे ज्यादा आबादी यहीं पर रहती है हिमाचल की। ज्यादा आबादी मींस ज्यादा अर्बनाइजेशन, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, ज्यादा रोड्स का निर्माण और पूरे साल लैंडस्लाइड का होते रहना। एग्जाम्पल है शिमला से सोलन, सोलन से शिमला, चंडीगढ़ से सोलन, सोलन से शिमला जाने वाले हाईवे 6-7 साल हो गए अभी तक नहीं बन रहा है बिकॉज ऑफ दीज लैंडस्लाइड्स। हर मानसून के महीने में लैंडस्लाइड होंगे और जितना बना हुआ स्ट्रक्चर है काफी उसमें से टूट जाएगा, क्योंकि आपने डीस्टेबलाइज कर दिया स्लोप्स को स्ट्रक्चरिंग करके, और इस तरीके से लैंडस्लाइड्स को और बढ़ावा दे दिया। ऑलराइट, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, कमिंग टू अवर टॉपिक, तो मॉनसून में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है 2 ब्रांचेस में होगा। पहली ब्रांच बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बहुत ज्यादा बारिश करेगी, सीधा मेघालय को हिट करेगी। इसी से एक ब्रांच कट के यहां छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर एंटर कर जाएगी, और यहाँ पे क्या है, झारखंड छत्तीसगढ़ के हाई राइज एरिया जिसको बोला जाता है बस्तार प्लेट्यू,
जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है आज की डेट में, बस्तार प्लेट्यू, यहाँ पे बारिश ज्यादा क्यों है? प्लेट्यू रीजन, वही ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग, ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग, प्लेट्यू, ज्यादा बारिशें, ज्यादा बारिश मींस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मींस ट्राइबल, तो ट्राइबल वहीं पे रहेंगे जहां बारिशें ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वहां जंगल है, जंगल है तो लोग ट्राइबलिज्म वे ऑफ लाइफ को फॉलो करेंगे रेदर देन एग्रीकल्चरलिस्ट वे ऑफ लाइफ को। ब्रिटिश ने कोशिश करी, यहाँ संथल एक ट्राइब है, कन्वर्ट किया उनको, एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया, लेकिन सबको नहीं कर पाए। तो बहुत सारी ट्राइब्स आज भी यहाँ ट्राइबल फॉर्मेट में ही रहती हैं। मध्य प्रदेश अगेन, अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच, सॉरी अरेबियन सी ब्रांच, नर्मदा और तापी में गैप है, और नर्मदा और तापी के जो अरावलीज, सॉरी विंध्याचल एंड सतपुड़ा रेंजेस के बीच में घुस जाएंगी विंड्स, और यहां पे जाके मध्य प्रदेश में बारिशें करेंगी। और मध्य प्रदेश में बारिशें मींस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मींस ट्राइब्स। इसीलिए मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एब्सोल्यूट नंबर, नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, कि अगर उनकी मात्रा देखी जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड यहां बहुत अधिक है, क्योंकि ये सारी ही फॉरेस्ट बेल्ट है, सेंट्रल इंडिया का पार्ट रही है। ऑलराइट, तो यहां पे ट्राइबलिज्म वे ऑफ लाइफ, क्लाइमेट से रिलेट करेंगे। इस तरह से यही अरेबियन सी की ब्रांच गई आगे, लेट्स चेंज द पेन नाउ। अरेबियन सी की ब्रांच गई और यहां पे चंडीगढ़ के आसपास आके अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों आके टकराएंगी और बारिशें करेंगी। लेकिन इतने बड़े इंडिया को ट्रेवल करते हुए ये दोनों ब्रांचेस ऑलमोस्ट ड्राई हो जाती हैं और बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं करती हैं, क्योंकि मॉइस्चर खत्म हो जाता है। और ये फिनोमिना अगस्त और बहुत हद तक सितंबर मिड तक रहता है इन बारिशों का आना। तो दिस इज हाउ मॉनसून विल डिस्ट्रीब्यूट रेनफॉल इन इंडिया, कि कहीं पे ज्यादा बारिश है तो जहां जहां पे प्लेट्यूज एंड हिल्स हैं वहां बारिश ज्यादा होगी, क्योंकि मॉनसून, कोई नहीं बताता ये बात कि मॉनसून में जो बारिश है वो ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग से होती है। इसलिए पंजाब और हरियाणा में बहुत बारिश नहीं है, राजस्थान में बहुत बारिश नहीं है, विंड्स हैं, लेकिन विंड्स को लिफ्ट करने वाला कोई फिजिकल बैरियर नहीं है जो इन विंड से मॉइस्चर को निचोड़ के बाहर निकाल दे। वो करते हैं पहाड़, इसलिए फुट हिल्स पे बारिशें ज्यादा होती हैं, इसलिए चंडीगढ़ में बारिश ज्यादा है। तो अगर यूपी बिहार में बारिशों का ट्रेंड देखें हम, तो वो इस तरफ आप देखोगे ऐसे मॉनसून विंड्स क्यों गई, क्योंकि हिमालयस ऐसे ही हैं। दूसरा, यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम था जो इन विंड्स को खींच रहा था। लो प्रेशर सिस्टम कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान वाली साइड पे, क्योंकि यहाँ गर्मियां अधिक पड़ी थी। हमने देखा ना टेम्परेचर का ग्राफ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे टेम्परेचर का ग्राफ, तो यहाँ पे बारिशें, यहाँ पे विंड्स खींची चली आएंगी बिकॉज ऑफ लो प्रेशर। बारिशें यहीं पे करेंगी क्योंकि यहाँ हिमालयास की फुट हिल्स है, तो यहाँ बारिशें ज्यादा है। तो दिस इज हाउ मॉनसूनल विंड्स विल ट्रेवल इन इंडिया। ऑलराइट, तो समर्स और रेनी सीजन समझा। एक शब्द का मतलब बता देता हूं जिसको बोला जाता है बर्स्ट ऑफ मॉनसून। बर्स्ट ऑफ मॉनसून, बर्स्ट का मतलब है अचानक से आ जाना, अचानक से, ऑनसेट ऑफ मॉनसून। क्योंकि बर्स्ट ऑफ मॉनसून को ऐसे समझिए, फिर से मैं एक पूरी लाइन बोलूंगा जो हम लिख चुके हैं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स रिजल्ट इनटू द स्टैब्लिशमेंट ऑफ, अब देखो ये मैंने क्यों लाइन लिखी, ये देखो ये रहा तिब्बत। यहां पे भीषण गर्मी पड़ी है मार्च के महीने से, क्योंकि मार्च में था सन यहां पर, मार्च अप्रैल में सन यहां आ गया, मई में यहां आ गया, जून तक सन यहां आ गया। तो 4 महीने से गर्मी को झेल रहा था तिब्बतन प्लेट्यू। यहां से कन्वेक्शन करंट उठने की कोशिश पिछले 4 महीनों से कर रहे हैं, नहीं उठ पा रहे, क्योंकि इनके ऊपर चल रही थी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो लीड की तरफ, आप समझो ये तिब्बतन प्लेट्यू, गर्मी पूरी है, कन्वेक्शन करंट लगे हुए, पूरी जान लगा रहे हैं, लेकिन ऊपर चल रही है आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि लिड का काम कर रही है, लिड की रोक के रखा हुआ है, ऊपर नहीं जाने देती। आज गर्मी बढ़ गई, ये जेट स्ट्रीम इस लैटिट्यूड पे सर्वाइव नहीं कर सकती, ये थोड़ा सा आगे चली गई चाइना। अब इन कन्वेक्शन करंट को जगह मिल गई, ये कन्वेक्शन करंट उठे इतनी तेजी से और जाके बैठ गए मेडागास्कर के पास, क्योंकि पहले ये इनसे ब्लॉक थे, अब ये हट गई। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम रिजल्ट इनटू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजल्टिंग इनटू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और ये चलने लगी अचानक से। जैसे ही ये चलने लगी, ये जाके बैठ गई मेडागास्कर में और वहां से पुश कर दी मॉनसून विंड को इंडिया में जाओ। तो ये जो फिनोमिना है ये 3-4 दिन के अंदर हो जाता है, कि इतनी तेजी से जेट स्ट्रीम है, स्पीड बहुत हाई है, तो इतनी तेजी से जाके बैठेंगे और वहां से विंड्स को इंडिया में भेजते। तो 4 से 7 दिन के टाइम फ्रेम में ये पूरा प्रोसेस चेंज हो जाता है।
कि गर्मी और अचानक से मानसून का आ जाना, ऑनसेट ऑफ मानसून, और मानसून हिंदुस्तान में पहुंच जाते हैं। अचानक से जो बारिशें शुरू हो गई एकदम से गर्मियों के बाद, इसको बोला जाता है मानसून विंड्स, बर्स्ट ऑफ मानसून, फट पड़े, बर्स्ट ऑफ मानसून। ऑलराइट, चलो जी, ये समर्स का हमने डायग्राम देख लिया था। तो इन मानसूनल विंड्स को सिंपल क्या नाम दिया, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। दो ब्रांचेस में टूटती है, इनकी डिटेल्स आपकी शीट में दी हुई है, कॉन्सेप्चुअल प्लेन पे मैंने बता दिया। अब इन्हीं मानसून को हम करेंगे वेजिटेशन से कनेक्ट। ऑलराइट, अब देखो मानसून की तारीख है 1 जून को मानसून आ गए जी केरला में। ऑलमोस्ट इसी टाइम फ्रेम पे हमारे अंडमान एंड निकोबार में भी आ जाते हैं, और ये बढ़ते बढ़ते 15 जुलाई तक, 1 जुलाई तक हमारे इस बेल्ट में भी आ गए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। 1 जुलाई, मैंने 15 बोला था, 1 जुलाई तक आ जाते। तो इस तरह से तकरीबन महीना तक लगता है इन्हें यहाँ तक पहुँचने में और बारिशें करने में। तो साउथ वेस्ट मानसून। ऑलराइट, अब देखो ये मानसून में होने वाली बारिशों की कॉन्सेंट्रेशन है 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश। अच्छा, एक ना कॉन्सेप्ट समझो, बारिश में ये सेंटीमीटर का क्या अर्थ होता है, क्योंकि जब हम लोग तैयारी करते थे हमने बहुत बड़ा सेंटीमीटर सोचा नहीं कि ये सेंटीमीटर में बारिश को कैसे नापते हैं। तो बारिश नापने का सिंपल तरीका क्या होता है, एक बीकर लिया जाता है, उस बीकर को जब पूरे साल रखा जाता है, तो जब बारिश होगी इस बीकर में पानी गिरता है, इस पानी का जो वाटर लेवल आता है वो सेंटीमीटर में होता है। तो अगर मानसून के टाइम पे एक बीकर रखा था मेघालय में, तो वो 400 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर गया, और ये एक बीकर की चौड़ाई कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका एरिया होता है, सरफेस एरिया, गोलाई, और उसी में वो जो बारिश गिरी वो 400 सेंटीमीटर की थी। तो इस तरीके से बारिश को नापा जाता है। तो हिंदुस्तान में ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं मेट्रोलॉजी के, IMD के, ये बारिशों के मापदंड को नापते हैं और फिर बताते हैं कि कितनी बारिश हुई है। तो उन्हीं ग्राफ्स के बेसिस पे हमने देखा अधिकतम बारिश हुई है इस पॉइंट और मेघालय के, इससे थोड़ी सी कम बारिश इनके आसपास जहां पे हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। फिर बारिश घट गई, लेकिन देखो यहाँ पे बारिशें ज्यादा है। ये देखो मध्य प्रदेश, क्यों, क्योंकि जी प्लेट्यू है, ऊपर से 2 ब्रांचेस आके दोनों टकराती हैं, एक है जी बे ऑफ बंगाल, एक है जी अरेबियन सी, ये दोनों ब्रांचेस टकराएंगी, उसकी वजह से यहाँ पे बारिश है और ये बारिशें घट रही हैं। तो ये बारिश का ग्राफ है। सेम ग्राफ आपका वेजिटेशन रेप्लिकेट करेगा। देखो जी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये देखो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये केवल हिंदुस्तान के इस हिस्से में पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये डेसिडियस, डेसिडियस का मतलब क्या है, पतझड़ वाले पेड़, पतझड़ वाले, कि जो इतना पानी नहीं है कि पूरे साल इनकी पत्तियों को सस्टेन कर सके, तो पत्तियां गिरा दी जाएंगी, तो पतझड़ वाले पेड़। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ड्राईलैंड होना, सेमी एरिड वेजिटेशन। आप बोलोगे जी पेनिनसुलर इंडिया है, कोस्ट के नजदीक है और यहां पे ड्राईलैंड हो गया। आप तो कहते थे जी पेनिनसुलर इंडिया में सी ब्रीज चलेगी पूरे साल। आप देखो इसकी लोकेशन के कारण ये ड्राईलैंड है। मैंने बताया था किसी भी जगह का क्लाइमेट, 2 मुख्य चीजें बोलता हूं मैं क्लाइमेट के लिए, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के कारण होता है। तीसरा फैक्टर होता है लोकेशन के कारण, कि पैटागोनियन डेजर्ट, याद करो अर्जेंटीना का पैटागोनियन डेजर्ट रेन शैडो एरिया में है, जिसके कारण वहां बारिशें नहीं पहुंच पाती और वो डेजर्ट बन जाता है। हिंदुस्तान के लाहौल स्पीति, हिमाचल के कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, क्योंकि रेन शैडो एरिया ऑफ मॉनसून है, तो बारिशें नहीं पहुंच पाई। सेम इज द केस विद दीज एरियाज, जहां पे मैंने आपको बताया कि मराठावाड़ और यही इंडिया की फार्मर सुसाइड बेल्ट है। देखो कनेक्शन, फार्मर सुसाइड बेल्ट, क्योंकि यहां पे होता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। लिख लो इस वर्ड को, एग्रीकल्चर में करेंगे, इंपॉर्टेंट भी है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं ये, और यहां पे अब हिंदुस्तान में जनसंख्या इतनी ज्यादा है, लोग खेती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, चाहे कम हो लेकिन खेती तो हो जिससे 2 वक्त का खाना खा पाए। तो यहाँ पे सेमी एरिड एरिया में वो खेती कर रहे हैं आजकल, और जैसे ही थोड़ी सी बारिश कम हुई, जैसे ही एल नीनो आ गया, मॉनसून फेलियर होने की थोड़ी सी संभावना, और यहाँ पे खेती बर्बाद हो जाएगी। फार्मर्स आर बाउंड टू डू सुसाइड्स। तो दिस इज द थिंग। ऑलराइट, फिर एग्रीकल्चर में हम देखेंगे कैसे स्क्रूड गवर्नमेंट पॉलिसी ने इस फिनोमिना को बढ़ाया है, कि यहां तो फार्मर आज से 100 वर्ष पहले भी रह रहा था, तब तो आत्महत्या नहीं कर रहा था। आज आजाद देश में अगर फार्मर आत्महत्या करता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैनस्लॉटर। ऑलराइट, तो गवर्नमेंट की नीतियां कैसे प्रभावशाली होती हैं
इन फैक्टर्स को ट्रिगर करने के लिए। ऑलराइट, चलो जी। तो अब देखो ये मॉन्टेन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि रेनफॉल भी ज्यादा है और ठंड भी ज्यादा है, हिमालयन वेजिटेशन। ये टेम्परेट फॉरेस्ट साउथ इंडिया के कुछ चुनिंदा जगहों पर होगी जहां ऑल्टीट्यूड हाई होगा, जैसे हमारे वेस्टर्न घाट्स के जो हिल स्टेशन है, जैसे अनायमुडी, जैसे नीलगिरी, ऊटी, उदग्यामंडलम, कोडाई कैनाल, वहां पर भी ये वेजिटेशन देखने को मिलेगी, लेकिन स्कैंटी, कम है और स्कैटर्ड है, स्कैंटी एंड स्कैटर्ड। हिमालयस की कॉन्टिगुअस बेल्ट में मिलेगी। ऑलराइट, तो ये वेजिटेशन हमने टेम्परेचर एंड क्लाइमेट के साथ, ब्रॉडली क्लाइमेट के साथ, प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर के साथ कोरिलेट किया। डन। चलो जी, अब महीना आ गया रिट्रीटिंग मॉनसून का। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझो। अभी तक गर्मियों का टाइम था, सन जो है जून का महीना था, मॉनसून बहुत बढ़िया चल रहे हैं, जुलाई में बहुत बढ़िया बारिशें हो रही है, सितंबर का महीना आ गया। अब आ गई सर्दियों की शुरुआत, क्योंकि सूर्य इक्वेटर पे आ चुका है, सितंबर का महीना है, अक्टूबर में सूर्य यहां पे आ चुका है, अक्टूबर का महीना। तो जहां पे सन वहां पे ITCZ, जहां पे ITCZ वहां लो प्रेशर, तो विंड्स और यहां से दूर हो गई तो यहां हो गया आज हाई प्रेशर, विंड्स स्टार्टेड ब्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो। और ये जो विंड सिस्टम है सर्दियों का, ये स्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। दिस इज द थिंग। अक्टूबर के महीने में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, विंड सर्कुलेशन सिस्टम चेंज हो गया, और इसके बदलाव के कारण ही आप देखोगे हिंदुस्तान में हवाओं का पैटर्न बदल गया। तो ऐसा लगता है मॉनसून रिट्रीट होके, जो पहले की दिशा देखो ये ऐसे थी, आज विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो रिट्रीट, वापस जाते हुए प्रतीत होते हैं, रिट्रीटिंग मॉनसून। दूसरी बात, एक फेमस वर्ड है यहां का, अक्टूबर हीट। अब देखो गर्मियां तो थी, मैंने बोला था जुलाई अगस्त सितंबर में टेम्परेचर तो हाई है, क्योंकि सूर्य अभी भी है तो इंडिया के ऊपर ही। अब बारिशें घट गई है, सितंबर का महीना है, बारिश नहीं हो रही, लेकिन गर्मी पूरी है। उस गर्मी के कारण अभी नई नई बारिश हुई थी, जमीन के अंदर नमी है, सॉइल में मॉइस्चर है, अभी मॉइस्चर इवापोरेट होना शुरू हुआ, और अक्टूबर तक इवापोरेट होते होते एयर में मॉइस्चर आ गया, एयर मॉइस्ट हो गई, एयर मॉइस्ट, ऊपर से गर्मी, ड्राई हॉट वेदर, तो अनप्लेजेंटनेस आ जाती है कि एक तो गर्मी, ऊपर से चिपचिपाहट। अगर आप देखोगे जब मॉनसून का महीना होता है और 2-4 दिन बारिश ना हो, तो कितना मॉइस्चर जो है फील होता है, कितना ज्यादा ह्यूमिडिटी फील होती है, ऊपर से हाई टेम्परेचर। ऐसे केस में अनप्लेजेंटनेस जो होती है, उसी को बोला जाता है अक्टूबर के महीने में अक्टूबर हीट, कि एक तो अक्टूबर की गर्मी, ऊपर से ये नमी, ऊपर से ये ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। अक्टूबर हीट को 2 टूक शब्दों में अगर डिफाइन करना हो, सी मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट द कीवर्ड्स, इट्स नॉट अबाउट राइटिंग pages and pages, because that much of time and space is not available to you. So you are supposed to express your ideas, you are supposed to express your thoughts in the limited time and words. So keywords are the new feature which will help you to sail through this examination. So October heat means high temperature and high humidity which cause unpleasantness. इसी को अक्टूबर हीट का नाम देते हैं। और ये हाई ह्यूमिडिटी क्यों हुई? क्योंकि जमीन में जो नमी है अब वो हवा में आ चुकी है, हवा में आ गई तो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं रहता, तो इस फिनोमिना को अक्टूबर हीट नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, ये टाइम है हिंदुस्तान के अंदर, याद रखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे वो इस ही टाइम फ्रेम में आएंगे, रिट्रीटिंग मॉनसून में। अक्टूबर ऑनवर्ड दिसंबर तक साइक्लोन के सीजन है। क्यों जी? साइक्लोन को बनने के लिए टेम्परेचर पढ़ा है आपने, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। अब देखो 6 महीने की गर्मी, ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल, 6 महीने की गर्मी। 6 क्यों जी? मार्च से सूरज यहां पे था, मार्च अप्रैल मई जून, फिर वापस यहीं से आ गया, तो 6 महीने की गर्मी, उसने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। दूसरी बात, यहां साइक्लोन बनने शुरू हो गए। अब चल गई हवाएं हिंदुस्तान की दिशा में, इन्होंने साइक्लोन को पकड़ा और हिंदुस्तान की तरफ फेंक दिया, और पूरे आपके ईस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन आना शुरू हो जाएंगे। कभी कभी
देखो साइक्लोन बनेंगे अरेबियन सी में भी, लेकिन वहां पे दिशा ये है, ट्रेड विंड्स है ना, तो वो चले जाएंगे अफ्रीका में। साइक्लोन चले जाएंगे सेंट्रल वेस्टर्न एशिया में, पाकिस्तान चला गया, ईरान चला गया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो मैंने बताया था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में देखो ये कुछ कंट्रीज हैं, एरिट्रिया, जिबूटी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, ऐसे रेड सी के पास में, इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहां पे बारिशें हैं और इसलिए यहां पे कॉफी की प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो यहां पे भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आएंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में भी आएंगे। कभी कभी ट्रॉपिकल साइक्लोन अपनी दिशा को बदल देते हैं क्योंकि छोटे फिनोमिना है, लोकल वेदर से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक लो प्रेशर सेल बन गया गुजरात में मान लो, तो ये यहां खिंचा हुआ आ जाएगा। और महाराष्ट्र, कई बार मुंबई और गुजरात में भी डिजास्ट्रस ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, और आया भी है इस साल। ऑलराइट, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, करंट के लिए, मेंस के लिए डिजास्टर इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे न्यूज को हमने अपने पेपर के साथ कोरिलेट करते हुए पढ़ना है। ऑलराइट, कि ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर कोरिलेटेड विद द रिट्रीटिंग मॉनसून्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चल रही होती हैं। बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी ने 6 महीने की गर्मी, मार्च से सितंबर, नदर लैटिट्यूड में सन था 6 महीने, तो इसने इतनी गर्मी पैदा करी 6 महीने में कि पानी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। इस तापमान की वजह से यहां पे बारिशें हो जाएंगी, और साथ ही साथ इस तापमान की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का बनने के लिए, कन्वेक्शन करंट के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड था वो मिल चुका है। ऑलराइट, तो इस तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन का जेनेसिस हुआ और वो हिंदुस्तान में पुश हो गए। इसकी मैनेजमेंट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, जो कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट वाले पार्ट पे फोकस रखेंगे। डिजास्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इसी प्रकार से ज्योग्राफी के फिजिकल कॉन्सेप्ट के साथ कोरिलेट करेंगे। ऑलराइट, जैसे हमने अर्थक्वेक्स को, हिमालयन अर्थक्वेक को प्लेट टेक्टोनिक से कोरिलेट किया, जैसे हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्लाइमेटोलॉजी के साथ डिस्कस किया। और यही मौसम है जब आपका मॉनसून का, देखो रेनी सीजन में डिजास्टर आते हैं। कौन से डिजास्टर? फ्लड्स। कौन से डिजास्टर? क्लाउड बर्स्ट। अब देखो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमिना, ऑल्दो आपके रेनी सीजन के डिजास्टर देखो रेन ज्यादा हो गई तो फ्लड्स, पहाड़ों में आ जाएंगे क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बादल का फटना। बादल कभी नहीं फटते, इसका क्या मतलब होता है? पहाड़ी इलाके में बहुत मॉइस्चर आ गया, ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग जबरदस्त हो गई तो बारिशें बहुत अधिक हो जाएंगी। ये अचानक से कुछ समय में बहुत बारिश का होना इस क्लाउड बर्स्ट, कहते हैं बादल फट गया। तो पहले देसी भाषा में ये बातों को बोला जाता था। ज्योग्राफिकल भाषा में क्या है? सडन ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड is known as cloudburst. Torrential rainfall in a short span of time is cloudburst. बादल फट गया। अब बादल फटने से अलग अलग रेपरकशन, अचानक से फ्लैश फ्लड्स, अचानक से एकदम इतना पानी आ जाता है। अब देखो कि बहुत हिमाचल में इतना कॉमन है फ्लैश फ्लड। साथ ही साथ जमीन का खिसकना, भूसंखलन, लैंडस्लाइड भी तो आएंगे। फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिजास्टर। फ्लड्स प्लेन इलाकों में, अब देखो हिंदुस्तान में ये जो इलाके हैं, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, लोअर रीच ऑफ रिवर्स, कोस्टल एरियाज, जहां नदी समुद्र में डिवाउंज होती है, वहां हमेशा फ्लड्स आएंगे। तो फ्लड्स के एरियाज निर्धारित हैं। नर्मदा गोदावरी में फ्लड आएगा, लेकिन गुजरात में, मध्य प्रदेश में नहीं आएगा, क्योंकि समुद्र में गिरने से पहले नदी फैलने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि उसका स्लोप एंगल कम हो जाता है। जब स्लोप एंगल कम होता है तो नदी फैल सकती है, तो वो फैलेगी कहां पे? बिफोर डिबाउंचिंग इनटू द सी। तो इसलिए कोस्टल प्लेन्स आर वल्नरेबल टू फ्लड्स। तो रेनी सीजन में ये डिजास्टर है। अगर बारिशें फेल हो गई, एक डिजास्टर है जी ड्राउट। ड्राउट आ जाएगा, सूखा। ड्राउट को डिजास्टर तब बनता है जब फेमाइन आता है। दोनों में फर्क है। ड्राउट मतलब होता है हिंदी में सूखा पड़ना, फेमाइन का मतलब है भूखमरी आना। फेमाइन इज फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। सूखा पड़ गया, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी, विधि के विधान है। सूखे से लोग भूख से मर गए, गवर्नमेंट की गलती है। आपके पास सरप्लस अनाज क्यों नहीं था तो आपकी सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक क्यों नहीं बने थे कि वो अनाज पहुंच पाता।
हिंदुस्तान की विडंबना यह है कि एक हिस्से में, दिस इज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां फूड सरप्लस है, दूसरा हिस्सा यह है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहां पे लोग भूखमरी से मर जाते हैं एक ही सीजन में। एक सीजन में सरप्लस है एक कोने में, दूसरे कोने में लोग भूखमरी से मरते हैं अगर ड्राउट आता है, किसान सुसाइड करता है अगर ड्राउट आते हैं। तो दीज आर द फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसलिए ही थी, बस एक ही काम था गवर्नमेंट का, टू सर्व द पीपल ऑफ द नेशन इन इट्स बेस्ट पॉसिबिलिटी। यही हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा, इसी का नाम हमने सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रीएम्बल में दिया, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो उनको वो जस्टिस कहां से मिला, न्याय कहां से मिला, अगर लोग इकोनॉमिक बेसिस पे पैसे की कमी के कारण सुसाइड कर लेते हैं तो इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिल पाए। तो मींस यहां पे गवर्नमेंट फेल हो जाती है अगर फेमाइन से लोग मरते हैं, अगर फेमाइन, इफ ड्राउट इज कल्मिनेटेड इनटू फेमाइन, इट इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो हमने इस प्रकार से सारे टॉपिक को कनेक्ट करते हुए चले जाना, ठीक है। इन शब्दों के मतलब, अगर आप ज्योग्राफी के आंसर में लिखते हुए सोशल जस्टिस जैसा वर्ड लिख दो, इकोनॉमिक जस्टिस जैसा वर्ड लिख दो, तो एग्जामिनर भाई खुश हो जाएगा कि क्या को रिलेट किया है सारे टॉपिक्स को। ऑलराइट, फार्मर सुसाइड को आप कनेक्ट कर दो जरा क्लाइमेटोलॉजी से, ड्राउट प्रोन एरिया से, ड्राईलैंड एरिया से, ठीक है। तो एग्जामिनर खुश होता है कि भाई आपके इंटरलिंकेजेस एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनी। डन। तो इसलिए जैसे मैं कई बार बोलता भी हूं कि मैं बहुत सेल्फ स्टडी प्रमोट नहीं करता इन द फर्स्ट इंस्टांस। इन द फर्स्ट इंस्टांस का मतलब है कि दीज सब्जेक्ट्स आर द सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लोग जैसे हमें फोन करते हैं कि सर हमें ना नोट्स दे दो, हम नोट से पढ़ लेंगे, किताबें दे दो। किताबें नॉलेज देती हैं, किताबें विजडम नहीं देती हैं, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करती। किताबें इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स हैं, उससे जो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है हॉलिस्टिक, वो किताबें नहीं बना पाती। तो क्योंकि वो नहीं बना पाती और वो बनने में आपके कई साल लग जाते हैं, इसलिए सेल्फ स्टडी से रिजल्ट वेरी वेरी स्लो। और इसीलिए जैसे मैं कहता हूं कि अगर अच्छा एकेडमिक, नॉट ऑल द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में लेवल ऑफ टीचिंग इज गुड, तो उससे क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनने में जो 4 साल लगने थे वो 4 महीने में पूरा हो जाता है काम, तो समय बचता है। अदरवाइज वो अन्यथा वेस्ट ऑफ टाइम है कि जो काम शायद 4 महीने में हो सकता था वो 4 साल में हुआ है। इसी को बोला था री इन्वेंटिंग ऑफ व्हील करने की बार बार कोशिश करते हैं सारे लोग, कि जो ज्ञान आ चुका है उसको अर्जित करने में इतने साल लगा देते हैं कि वो ऑलरेडी एक जगह पड़ा हुआ ज्ञान है, अगर वो डायरेक्टली वहां से लिया जा सकता था। और वो हमने एक जिद के कारण कि नहीं सेल्फ स्टडी से पेपर निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमने भी अपने टाइम पे यही गलतियां करी कि सेल्फ स्टडी से ही पेपर निकालेंगे। गलती क्या यहाँ पे हुई, उसी प्रयास में हमने बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया, टाइम बहुत खराब कर दिया, ठीक है। तो आप लोग ये टाइम को बचाएं। चलो कमिंग टू द टॉपिक, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सीजन ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रीलिम्स और मेंस के। मेंस पे एक दृष्टि, चलो लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। व्हाट आर द कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ इंडियन क्लाइमेट? ये हुआ हमने लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, हिमालयन माउंटेन्स एंड तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। 20 नंबर का सवाल था, यहाँ पे मैंने मार्क्स नहीं लिखे, 20 नंबर का सवाल था, सन 2017 में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी क्या है जी? 4 नंबर का सवाल, प्री मानसून शार कन्वेक्शनल रेनफॉल इस महीने में होती है, इस हिस्से में होती है। ये लो जी छोटा सा डायग्राम, 4 नंबर पूरे मिल गए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बर्स्ट ऑफ मानसून, अचानक से रातों रात मानसून का हिंदुस्तान में आ जाना इज बर्स्ट ऑफ मानसून बिकॉज ऑफ द displacement of subtropical westerly jet stream, establishment of tropical easterly jet stream, and burst of monsoon on the coast of Kerala and Andaman on the 1st of June. Onset of the monsoon. Alright. Various characteristics of monsoon rainfall. Characteristic, देखो कितना अच्छा सवाल है। Characteristics. आप बोलो जी मानसून रेनफॉल के बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हिंदुस्तान के किसी हिस्से में सूखा रखती हैं तो किसी हिस्से में एवरग्रीन फॉरेस्ट बनाती हैं। मेघालय में अगर 1100 सेंटीमीटर की बारिशें करेंगी मौसम राम और चेरापूंजी में, तो जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर भी नहीं गिराएंगी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसूनल रेन। तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। ऑलराइट, चलो कमिंग टू द प्रीलिम्स क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? देखो काल बैसाखी अभी देखा, वेस्ट बंगाल में थी। मैंगो शावर कर्नाटका बिल्कुल देखा। ब्लॉसम शावर या इन्हीं को बोला जाता है कई बार चेरी या कॉफी शार्क। केरला, नॉर्वेस्टर हरियाणा, नहीं जी हरियाणा में तो कोई भी लोकल बारिशें नहीं होती। कन्वेक्शनल रेनफॉल इज नॉट द फीचर ऑफ हरियाणा, यूपी एंड पंजाब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट?
तो इसमें डी इज द इनकरेक्ट आंसर, है ना, नॉट करेक्ट पूछा है तो डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? रिकॉर्डेड टेम्परेचर डिक्रीज, ध्यान से सुनो, रिकॉर्डेड टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये देखो जी डायग्राम बना लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है कभी नॉर्थ टू साउथ में, हिंदुस्तान के अंदर इंक्रीज होता है। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने देखा ये तो ट्रॉपिकल एरियाज है, ट्रॉपिकल एरियाज में हमेशा कम टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेट एरियाज है, वार्म टेम्परेट, यहाँ तो कम होगा, तो इट शुड बी इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दूसरा, रेनफॉल इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, रेनफॉल इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों जी? आपने देखा ना मॉनसूनल विंड्स ऐसे आती हैं, तो ये वेस्ट बंगाल पहले आई, बिहार, यूपी, पंजाब, बारिशें घटती जाती हैं सर्दियों के टाइम पे, नॉट गर्मियों के टाइम पे, मानसून के टाइम पे। यूपी में ज्यादा बारिश, उससे भी ज्यादा बिहार, उससे भी ज्यादा वेस्ट बंगाल, क्योंकि अभी अभी बे ऑफ बंगाल से विंड्स ने एंटर किया है, बहुत मॉइस्चर रखा है, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इन माय ओपिनियन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। अब देखो ये थोड़ा सा रेनफॉल के ऊपर, मानसून के ऊपर देखो, मोस्टली क्वेश्चन क्लाइमेट ऑफ इंडिया में मानसून के अराउंड आ चुके हैं, हो सकता है बनाए जो बाकी सीजन हमने किए वहां से आ जाए, ठीक है। तो वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन सिंस वी आर वेरी वेरी थ्रू विद द कॉन्सेप्ट्स नाउ, ऑलराइट। चलो अब कुछ एक लेक्चर में पुराने रिवाइज करा देता हूं जो निशान सर ने करवाए थे, और क्विकली इनको देख लेंगे। देखो जी, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल फीचर्स कई सारे कारणों से बनते हैं। मुख्य तौर पर फिजिकल फीचर जो देन है वो एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस में मुख्य तौर पे हमारी प्लेट टेक्टोनिक की बहुत बड़ी देन होते हैं, जिनके कारण कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट हिंदुस्तान में हुए। उसके अलावा एंडोजेनिक फोर्सेस में हमने पढ़ा था वुल्केनिज्म भी एक फिनोमिना है, पढ़ा था हमने, कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस, डैस्ट्रॉफिक फोर्सेस। इन कारण से हिंदुस्तान के अंदर कुछ इवेंट्स हुए हैं और उससे लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुए। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया मोस्टली एंडोजेनिक फोर्सेस की देन है। देख लेते हैं इसको। आपको पता है हिंदुस्तान ने अपनी जर्नी अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया से अलग होके नदर्न लैटिट्यूड में करी है। इस तरह से हिंदुस्तान मूव कर रहा था ऊपर की तरफ को, जो कि बोला जाता है प्लेट टेक्टोनिक की दृष्टि में मोशन ऑफ द प्लेट टुवर्ड्स द इन द नदर्न डायरेक्शन। द प्लेट वाज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब ये प्लेट यहां से एक हॉटस्पॉट बना जिसका नाम था रीयूनियन। रीयूनियन इज द नेम ऑफ एन आइलैंड विच बिलोंग टू फ्रांस नियर मेडागास्कर। मेडागास्कर के पास में एक आइलैंड है जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड। उसके करीब से हिंदुस्तान ट्रेवल करके जा रहा था, वहां से वॉल्केनो फटे। वो जब वॉल्केनो फटे तो एक तरफ बन गया मेडागास्कर, रीयूनियन आइलैंड। और इंडिया में जब वॉल्केनो फटे तो सबसे पहले इंडिया में बना डेक्कन प्लेट्यू। तो दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू विच हैज बीन फॉर्म्ड इन दोज एरा। ये डेक्कन प्लेट्यू लेके हिंदुस्तान की प्लेट, इंडियन प्लेट वाज मूविंग टुवर्ड्स द चाइनीज प्लेट या यूरेशियन प्लेट। अब जब ये मूव करती है तो मूवमेंट की वजह से ये जाके टकराती है। टकराव दो जगह पे होता है। सबसे पहले इस तरह से ये प्लेट गई और दो जगह पे जाके टकरा गई। जिन जगह पे टकराव सबसे पहले हुआ इनका टेक्निकल नेम रखा सिंटेक्शियल बेंड। ये कुछ इस तरह से है जैसे दरवाजे के हिंज होते हैं। दरवाजे का हिंज होता है ना, जिसके अराउंड दरवाजा घूमता है, ऐसे खोलो और बंद करो, ऐसे ही ये सिंटेक्शियल बेंड हुए। इसके अराउंड हिमालयस पिरो दिए गए। ये सिंटेक्शियल बेंड अपने आप में एक वर्ड बहुत टेक्निकल है और ऑप्शनल के लेवल का है। समझाने के लिए वर्ड बताना बहुत आवश्यक था। तो इन दो हिस्से पे सबसे पहले टकराव हुआ। इन दो हिस्सों का आज नाम है नामचा बरवा, दूसरा है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत नाम इसलिए है क्योंकि हाई स्नोफॉल एरिया है और यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती, इतनी ज्यादा स्नोफॉल है जिसकी वजह से यहाँ नो वेजिटेशन, तो इसे नंगा पर्वत। हमेशा इसमें बर्फ या बिल्कुल रॉक्स देखने को मिलती है। इन दो जगहों पे टकराव हुआ। हिमालयास इन दोनों के बीच में पिरोए हुए सिस्टम ही है। ये हिमालयास की शक्ल है। इसके बाद नमचा पर्वत के बाद हिमालयास सदर्न इंडिया में टर्न लेते हैं, सदर्न साइड में, और उसके बाद ये समुद्र के अंदर कंटिन्यू होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आर नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयास
तो ये पहाड़ क्यों नहीं है, ये वॉल्केनो क्यों है? क्योंकि जब टकराव हुआ तो प्लेट, याद रखो प्लेट टेक्टोनिक, ये बे ऑफ बंगाल एक समुद्री प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट के साथ टकरा रही है। ओशन ओशन कन्वर्जन में हमेशा आइलैंड बनना स्वाभाविक है, इसलिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। और कॉन्टिनेंटल प्लेट में आपको पता है बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स, इसलिए हिमालयस फोल्ड माउंटेन्स। तो हिमालयस आर फोल्ड माउंटेन्स, अंडमान एंड निकोबार आर दी आइलैंड्स। रिजल्ट आया है सेम ही कोलिजन से। प्लेट टेक्टोनिक ने दो अलग अलग लैंडफॉर्म बनाए, एक जगह फोल्ड माउंटेन बनाए, एक जगह आइलैंड्स बनाए। इन अंडमान निकोबार में आपकी शीट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, जो कि एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का उदाहरण है। यहाँ पे एक आइलैंड है नारकोंडम, ये कुछ एक वॉल्केनो ऑफ इंडिया है। दूसरी तरफ हिमालयस में इन सिंटेक्शियल बेंड में के बीच में सारे हिमालयस पिरोए गए। इन हिमालयस के नॉर्थ में भी कुछ चेन्स बनी जिनका नाम हमने रख दिया ट्रांस हिमालयस। इन हिमालयस के इधर ही ट्रांस हिमालय, जहां हिंदू कुश है, यहां से भी माउंटेन ऐसे साउथ को बेंड हुए, जैसे पूर्वांचल है। इनका नाम क्या है? सुलेमान रेंज, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे सुलेमान रेंज, किरथार रेंज है। इसके अंदर पूरा हिंदुस्तान का सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज बिटवीन पूर्वांचल ऑन दी वन हैंड, सुलेमान एंड किरथार रेंज एट दी वन हैंड। इसके बीच में जो पोर्शन है इसको बोला जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो मैं बार बार शब्द इस्तेमाल करता हूं। मौर्यंस के टाइम पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा नॉर्थ इंडियन बेल्ट और साउथ इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू पूरा हिंदुस्तान में ही मर्ज था। तो मौर्यंस बहुत माइटी एम्पायर था। इतना बड़ा एम्पायर ब्रिटिश, मुगल्स, दिल्ली सल्तनत भी नहीं जोड़ पाई। अलाउद्दीन खिलजी का माना जाता है कि उसका सल्तनत बहुत बड़ा था एज कंपेयर टू दी एम्पायर ऑफ अशोका। एक और बहुत बड़े राजा हुए समुद्रगुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी में समुद्रगुप्ता, जिसको बोला जाता है, अब देखो अंग्रेजों ने हिस्ट्री लिखी, उन्होंने समुद्रगुप्ता को लिखा नेपोलियन ऑफ इंडिया। उससे 1700 साल पुराना है समुद्रगुप्ता। नेपोलियन को बोलना चाहिए था समुद्रगुप्ता ऑफ यूरोप, लेकिन जिसने इतिहास लिखा वो अपने एंगल से चीजों को लिखेगा। उसका नाम दे रहे कि इसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई, ये नेपोलियन ऑफ इंडिया है। नेपोलियन ने जितना राज्य जीता इतना तो हमारा हरियाणा पंजाब में नहीं, तो इतने बड़े राज्य जो है समुद्रगुप्ता ने जीता। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट एक ही होगा, क्योंकि ज्योग्राफी की दृष्टि में तो ये एक है, नेचर की दृष्टि में ये एक ही है। तो उनके बीच में हमने, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, पॉलिटिकल बाउंड्रीज बना दी, जिसमें हमने पाकिस्तान का निर्माण किया, बांग्लादेश का निर्माण किया। ठीक है, ये सारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज बाद में खींची हुई। तो इस पूरे रीजन में हिमालयस को समझो। एक और डायग्राम देखो हिमालयस के लिए, जो ट्रांस हिमालयस है। देखो ये सिंटेक्शियल बेंड है, हिमालयस इसके बीच में कुछ इस प्रकार से, फिर ये साउथ में टर्न लेते हैं। साउथ में इनका नाम लग जाता है पूर्वांचल, पूर्व का आंचल। इनको हिल्स बोला जाता है, माउंटेन्स नहीं बोला जाता। ऊंचाई ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो टकराव की डायरेक्शन है वो ऐसे है। ऐसे टकराव की डायरेक्शन में ऊंचाई बढ़ने का स्कोप ज्यादा है, ऐसे ऊंचाई बढ़ने का स्कोप कम है। इनके लोकल नाम रख दिए। इनको अरुणाचल प्रदेश में अलग नाम से बुलाया, पटकाई बम। इन्हीं को, अब देखो आपको सारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। इसके बाद आ गया आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इनके सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए। तो नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, या कभी इनको पहले बोला जाता था लुशाई हिल्स, जहां पे ब्लू माउंटेन है, हाईएस्ट पीक। नागा हिल्स के हाईएस्ट पीक सरामती। तो ये कुछ एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ लो, हिमाचल में बहुत आती है। दूसरा, अब इन हिमालयस के एक तरफ है चाइना के कुल्लुन शाह, कुल्लुन शान, ऐसे चेन शान, बीच में है तिब्बतन प्लेट्यू और साउथ में है हिमालयस। और इन हिमालयस में 3 अलग अलग रेंजेस हैं, क्योंकि हिमालयस एक बार में नहीं 30 से 40 मिलियंस ईयर्स के बीच में बने हैं। 300 से 400 लाख साल लगे हैं इन्हें बनने में। तो इतने बड़े टाइम फ्रेम में जब हिमालयस का एवोल्यूशन हुआ, तो ये 3 रेंजेस अलग अलग टाइम फ्रेम में बनी है। टकराव हुआ ग्रेटर हिमालयस, फिर टकराव हुआ लेसर हिमालयस, फिर टकराव हुआ शिवालिक्स। तो 3 अलग अलग फॉर्म में रेंजेस का बनना, अलग अलग टाइम फ्रेम में। तो 3 रेंजेस है, ग्रेटर हिमालयस
और इसका नाम क्या रखा, इनर हिमालयस या हिमाद्री, परमाफ्रॉस्ट, ग्लेशियर्स, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, हाईएस्ट पीक्स। उसके बाद लेसर हिमालयस जो आपके धौलाधार भी बोलते हैं जिनको, कुमाऊं में इनका नाम नाग टिब्बा रखा हुआ है, ठीक है। इन्हीं का नाम हमने जो है गढ़वाल में अलग है, कुमाऊं रेंज, नाग टिब्बा, मसूरी रेंज, तो इनके नाम इस प्रकार से रखें। यहाँ पे सारे हिल स्टेशन होंगे, वनस्पतियां होंगी, एल्पाइन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, देवदार, रोडोडेंड्रॉन के पेड़ यहीं पर होंगे। इनके बाहर हैं शिवालिक्स जो अनकंसोलिडेटेड है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट, ये हिमालयस बने, ग्रेटर, लेसर, शिवालिक्स, ये ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। जब ये इतने बड़े पहाड़ बने, नदियां उस दिन से चलना स्टार्ट हो गई थी और ये नदियां सारे माउंटेन्स को क्रॉस करके चल रही थी। इन नदियों को रोकने का काम किया लेसर हिमालयस ने और रोकने का काम किया शिवालिक्स ने। तो बहुत कभी कभी नदियां, जैसे नदी चल रही है, माउंटेन ने बनना शुरू किया, धीरे धीरे माउंटेन बनता चला गया, नदियों के रास्ते को रोक दिया, तो लंबे समय तक पानी आता रहा और वो इकट्ठा होता रहा, क्रॉस नहीं कर पा रहा, शिवालिक्स को क्रॉस ही नहीं कर पाया। जैसे आप देखो भाखड़ा नंगल रिजर्वेयर, पोंग डैम, ये जो डैम्स बने कैसे बनते हैं, पानी आ रही, नदी आ रही है, उसको रोक देते हैं और रिजर्वायर बनता रहता, पानी आता रहता, इकट्ठा होता रहता। तो ऐसे ही शिवालिक्स के खड़े होने से बहुत लंबे समय तक पानी रुक गया। लेकिन पानी है वो अपना रास्ता आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बना जरूर लेगा। उसने पहाड़ों को काटा और रास्ता बना दिया और सारा पानी लेके फिर फ्लैश की तरह निकल गया। लेकिन जब वो इतने लाखों साल तक एक जगह खड़ा रहा तो उसके बैंक में, उसके तट पे सेडिमेंटेशन नहीं हुई होगी, जो वो रेत लेकर आ रहा था वो इकट्ठी होती रही और फिर अचानक से एक दिन पानी निकल गया और रेत पीछे छूट गई। तो पहाड़ी इलाके के बीच में इतना बड़ा समतली इलाका छूट गया, प्लेन एरिया छूट गया, जिसका नाम हमने क्या दिया, द्वार्स या दून्स, देहरादून। कि अचानक से पहाड़ी इलाके के बीच में एक समतली इलाका कहां से आया, क्योंकि वहां कभी पानी खड़ा रहा था। तो दून्स के अंदर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा क्योंकि इतना सारा फर्टाइल सेडिमेंट वहां पे आया हुआ है। ऑलराइट, तो इस तरह से दून एंड द्वार्स की फॉर्मेशन। दूसरा, इन नदियों ने, अब देखो मैंने बोला था ये हिमालयास की अलग अलग रेंजेस अलग अलग टाइम फ्रेम में बनी हैं। तो जो शिवालिक्स हैं, जब नदियां चल रही थी ग्रेटर हिमालय से, गंगा शुरू हो गई चलना, बाकी नदियां हो गई स्टार्ट, तो ये अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स और पत्थर को लाके इकट्ठा कर रही थी। ये कुछ इस तरह से है, अभी शिवालिक्स नहीं है, प्लेन्स है। तो इन्होंने पत्थरों को इकट्ठा किया, कल को फोर्स लगा प्लेट टेक्टोनिक का, ये पत्थर ही शिवालिक्स में बन गए। अभी पत्थर पूरी तरीके से, रॉक्स जो हैं कंसोलिडेट नहीं हुए थे, ये कंसोलिडेट नहीं हुए थे और बीच में ही फोर्स लग के इनसे पहाड़ बना दिया गया, इसलिए शिवालिक्स अनकंसोलिडेटेड है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलता है, अनकंसोलिडेटेड। क्योंकि अनकंसोलिडेटेड है तो लैंडस्लाइड होना बहुत स्वाभाविक है। ऊना के पहाड़ देखो, बिल्कुल पत्थर, बिल्कुल मिट्टी के पहाड़, मिट्टी के पहाड़। आप देखोगे अगर वेजिटेशन की परत हटा दो तो उसमें पेबल्स दिखते हैं। पेबल्स का क्या मतलब है कि छोटे छोटे पत्थर दिखते हैं जो नदी के बैंक पे होते हैं, नदी के तट पे होते हैं, नदी के फ्लोर पे होते हैं, ऐसे पत्थर दिखते हैं नदी के किनारों पे। तो इसका मतलब यहां कभी नदियां चलती थी, उन नदियों से ही बने हुए पहाड़ हैं, वो नदियां आज मूव कर गई। तो अगर आप पिंजौर के पास में पहाड़ देखो, या आप मोरनी हिल्स के पास जो हरियाणा वाला एरिया है, नाडा साहिब के पास में, वहां पहाड़ देखो, सेम पहाड़। हमीरपुर की जो स्टार्टिंग वाली रेंज देखो, सेम पेबल्स दिखेंगे आपको। तो ये अनकंसोलिडेटेड है, लैंडस्लाइड यहीं पर होंगे। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करोगे, पूरा भूसंकलन, पहाड़ खिसक जाता है, लैंडस्लाइड। क्योंकि शिवालिक बने ही अभी पूरी तरीके से रॉक फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हुए, लास्ट वाली रेंज, बीच बीच में शिवालिक ठीक हो जाता है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम ज्योग्राफी को रिलेट भी करेंगे हमारे डिजास्टर से और आज की करंट समस्याओं से। देखो जी, तो ये फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया होगी। इन्हीं फिजियोग्राफी में आप देखो ट्रांस हिमालयस का बना, दीज आर हिमालयस, पूर्वांचल, इन्हीं के बियॉन्ड 3 रेंजेस बनी जो कि सबसे पहले टकराव जहां पे हुआ था, सिंटेक्शियल बेंड, नंगा पर्वत यहीं पर तो है। तो यहां पे जो ये रेंजेस बनी, 3 रेंजेस का नाम क्या है? सबसे पहली रेंज काराकोरम रेंज, दूसरी रेंज लद्दाख, तीसरी रेंज झांसकर। और ये तीनों रेंजेस, ये झांसकर रेंज आपके लाहौल स्पीति तक कंटिन्यू होती है।
तो इसीलिए यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, हिमालयाज के पीछे है, बारिश नहीं पहुंच पाती। जो रेनफॉल वाली साउथ वेस्टर्न मॉनसूनल विंड्स है वो ड्राई हो जाती है। आप देखो नॉर्थ ईस्ट मैंने बताया था, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पहुंच जाते हैं क्योंकि वो आ ही इनकी दिशा से रहे हैं। तो सर्दियों में यहाँ बर्फ जरूर गिरेगी, गर्मियों में कोई बारिश नहीं है, ठीक है, वो इसीलिए नहीं है। तो दीज आर नोन एज ट्रांस हिमालयाज। इनके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ लेना, काराकोरम की हाईएस्ट पीक K2, गॉडविन ऑस्टिन जो इंडिया की भी हाईएस्ट पीक है, आज POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा वैसे तो ऐसे सवाल को जनरली पूछा नहीं जाता, अगर पूछा जाए हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इंडिया इट इज K2 8611 मीटर हाईएस्ट पीक। अगर पूछा, लेकिन ये हिमालयाज में नहीं है, ये ट्रांस में है, हिमालयाज के बियॉन्ड है। अगर पूछा हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया, इट इज कंचनजंगा, क्योंकि ये हिमालय का पार्ट है, ये हिमालय का पार्ट K2 नहीं है, कंचनजंगा हिमालय का पार्ट। तो ये डिफरेंस है। ऑलराइट, तो फिजिकल फीचर में हमने देखा सबसे पहले हिंदुस्तान में डेक्कन प्लेट्यू बना, क्रिटेशियस पीरियड क्योंकि इंडिया मूव कर रहा था, फिर बन गए हिमालयाज। हिमालयाज कुछ इस तरह से दिख रहे थे। यहां पे था टेथिस सी, इस टेथिस सी में हिमालयाज की नदियों ने लगातार किया सेडिमेंटेशन और बन गए ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये हिमालयस के बाद थर्ड नंबर पे बने हुए फीचर्स हैं। जब टकराव हो रहा था हिमालयस का, बनना शुरू हो गया और प्लेट जाके टकरा गई, जैसे ये टकराव उससे पूरे इंडिया के अंदर मोशंस प्रोड्यूस हुए, जर्क प्रोड्यूस हुए, ट्रिगर ट्रेमर्स प्रोड्यूस हुए, झटके लगे। उस झटकों से आपका डेक्कन प्लेट्यू टूट गया। और देखो बिल्कुल मेरे हाथ को ध्यान से देखना, ये डेक्कन प्लेट्यू है, मेरे दोनों हाथ जोड़ के एक पार्ट टूट के नीचे चला गया ऐसे पानी के नीचे। तो दूसरा पार्ट मैंने पहले भी पढ़ाया था प्लेट टेक्टोनिक करवाते वक्त कि कैसे एमर्जेंट एंड सबमर्जेंट कोस्ट बने। तो दूसरा पार्ट ये ऊपर की तरफ उठ गया, एक पार्ट जमीन के नीचे जा रहा है, दूसरा पार्ट अपने आप उठ गया। तो इस उठते हुए पार्ट की वजह से वेस्टर्न घाट्स बने। वेस्टर्न घाट्स, घाट्स का क्या मतलब होता है, हम जाते हैं ना हरिद्वार, जो सीढ़ी नुमा अरेंजमेंट है उसको घाट्स बोलते हैं। तो जब आप अरेबियन सी से देखोगे तो आपको ये सीढ़ी नुमा चीजें दिख रही हैं, धीरे धीरे हाइट बढ़ती हुई दिख रही होगी, क्योंकि वो ऐसे जमीन के नीचे गया ना, ये देखो ऐसे, तो ऐसे ऊंचाई दिखेगी अचानक से, ये जो स्टीपनेस दिखेगी सीढ़ी नुमा फॉर्म में, इसको बोला जाता है घाट्स। तो इस तरह से इनका नाम रखा गया वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट बन गए ऊंचाई। वहीं साउथ इंडिया में छोटे छोटे हिल्स हैं जो कि आपको आपकी शीट्स में दिए हुए, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में नहीं आया, आ सकता है, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो दिए हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें डाले ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओ। ऑलराइट, तो अलग अलग लैंड फॉर्म्स देख लिया आपने। अंडमान निकोबार हिमालयास के साथ साथ में बने, तो आइलैंड्स इस प्रकार से शेप में आए। जब अंडमान निकोबार बने तभी हिमालयास भी बने। तो सबसे पहले डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के बाद आपका हिमालयास, फिर ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो मुख्य तौर पर यही फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है। ऑलराइट, निशान सर ने बहुत अच्छे से इसको कवर भी किया है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें डिलीवर करके। हमने वेजिटेशन को कनेक्ट कर लिया था क्लाइमेट के साथ, नेचुरल वेजिटेशन मैंने कनेक्ट करवाई। एक पार्ट है सॉइल्स ऑफ इंडिया। अब देखो सॉइल्स कैसे बनती है। सॉइल्स मुख्य तौर पे, सॉइल को बनने के पीछे कारण होता है उसका पेरेंट मटेरियल। ये बहुत ध्यान से सुनना, पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल किस रॉक, बेसिकली पहले धरती पे केवल रॉक थी, रॉक के ऊपर इरोजन हुआ तो मिट्टी का निर्माण हुआ। तो पेरेंट मटेरियल जब टूटेगा तो पहले बनेगा रेगोलिथ। रेगोलिथ मतलब होता है, आप लिख लो, पार्शियली डीकंपोज्ड रॉक्स। पार्शियली डीकंपोज्ड रॉक्स, ये रेगोलिथ बना। इस रेगोलिथ के अंदर आज इसे मिट्टी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब मिट्टी बोलेंगे तो सॉइल की क्या परिभाषा है, उसमें केवल पेरेंट मटेरियल के न्यूट्रिशन के साथ साथ प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, एयर, प्रॉपर उसके अंदर वाटर होना चाहिए। एयर का मतलब है कि गैसेस होनी चाहिए। प्लांट ब्रीथ कैसे करेंगे अगर उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, वाटर नहीं है और उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, तो मीन्स मिनरल्स भी होने चाहिए, उसके अंदर ऑर्गेनिक भी होना चाहिए। इन सब के
क्लब करके हम बोलेंगे सॉइल बनी है। तो रेगोलिथ से सॉइल का सफर बहुत लंबा है। पेरेंट मटेरियल से रेगोलिथ वेदरिंग के कारण बनता है, ये भी सफर बहुत लंबा है। तो 1 फीट सॉइल, 1 इंच सॉइल बनने में कई लाखों साल लगते हैं, 10 लाख ईयर्स लगते हैं 1 इंच सॉइल बनने में, इतना स्लो प्रोसेस है। तो सॉइल के पीछे पेरेंट मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेरेंट मटेरियल क्या क्या चीजें देता है सॉइल को, लिखते जाओ। पेरेंट मटेरियल से सॉइल का रंग आता है, कलर ऑफ द सॉइल पेरेंट मटेरियल की देन है। भाई अगर रॉक लाल रंग की है तो सॉइल भी लाल रंग की होगी। तो हिंदुस्तान के अंदर अगर आपके ये जो सबसे पुरानी रॉक है जिसको आर्कियन सिस्टम बोला गया, सबसे पुरानी रॉक जिसमें आयरन था, तो ये रेड सॉइल ही तो बनाएगी, और क्या बना सकती है। आर्कियन रॉक जो सबसे पुरानी है रेड सॉइल बनाएगी, तो फर्टिलिटी 3 बिलियन ईयर्स पहले, 3000 लाख साल पहले से खत्म हो गई। तो ये लो ऑन फर्टिलिटी है, लो ऑन फर्टिलिटी रेड सॉइल, क्योंकि इतनी पुरानी होगी कि फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। लाल रंग की होगी क्योंकि आयरन था, फेरस ऑक्साइड था। ऑलराइट, तो पेरेंट कलर से आता है, पेरेंट मटेरियल से आता है कलर। दूसरा, फर्टिलिटी पेरेंट मटेरियल की ही देन है। फर्टिलिटी क्यों, पेरेंट मटेरियल में न्यूट्रिशन नहीं है जी, तो फर्टिलिटी कहां से होगी। जनरली सारे पेरेंट मटेरियल में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन लेवल अच्छा है। दूसरा, सॉइल की एक प्रॉपर्टी है जिसको बोला जाता है साइज ऑफ सॉइल, ये पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है, या स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मैं बोलूंगा। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ साइज सॉइल क्लेई हो सकती है। क्लेई का मतलब होता है बहुत बारीक पार्टिकल, बहुत बारीक। क्ले आप देखोगे ना बच्चे खेलते हैं, चिपक जाती है, थोड़ा सा पानी डालो चिपक जाएगी। क्लेई सॉइल, बहुत बारीक पार्टिकल। ऐसी सॉइल कब बनती है, डेक्कन प्लेट्यू में। क्योंकि जी डेक्कन प्लेट्यू, देखो जियोमॉर्फ याद करो, डेक्कन प्लेट्यू क्या है, बसाल्ट। बसाल्ट आपने पढ़ा था, फाइन ग्रेन्ड, याद आया, बसाल्ट फाइन ग्रेन्ड। हो सकता है मेरे पीछे आपको नहीं दिख रहा होगा, फाइन ग्रेड। तो डेक्कन प्लेट्यू फ्लो चार्ट में लिख लो, क्लेई सॉइल डेक्कन प्लेट्यू में बनती है। क्यों, डेक्कन प्लेट्यू बसाल्ट का है, बसाल्ट हमेशा फाइन ग्रेन्ड होता है क्योंकि एकदम से कूलिंग होती है। तो क्लेई सॉइल हिंदुस्तान में एक ही जगह पे मिलेगी, वो है हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ये रहा जी। तो डेक्कन प्लेट्यू में क्लेई सॉइल। तो देखो सॉइल को हम रॉक से कनेक्ट करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी से कनेक्ट करेंगे, क्लेई सॉइल। अब ये काले रंग की क्यों है, क्योंकि जी डेक्कन प्लेट्यू में वुल्केनिज्म हुआ था, इसमें टाइटेनीफेरस निकला था वुल्केनिज्म में। तो टाइटेनीफेरस एक मिनरल है जो सॉइल को काला रंग प्रदान करता है। इसी सॉइल को, क्योंकि ये क्लेई है, प्रॉपर्टी देखो बहुत ध्यान से, क्लेई सॉइल क्या करेगी, पानी मिल गया तो एक्सपैंड, पानी नहीं मिला तो कॉन्ट्रैक्ट, गैप आ जाएंगे। जब सॉइल क्रैक पड़ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्रैक पड़ेंगे। जब भी गर्मियों के सीजन की एक फोटो खींचने हो फोटोग्राफर ने, तो मराठावाड़ लातूर डिस्ट्रिक्ट के आसपास की ब्लैक सॉइल की खींची जाती है जिसमें क्रैक्स परसेप्टिबल हैं। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन यही रेगुलर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो गैप्स हैं उनके अंदर एयर पेनिट्रेट करती है। अच्छी बात है, एयर पेनिट्रेट करेगी तो सॉइल में एयरेशन हो जाएगी। एयरेशन हो जाएगी तो जब आप हल चलाते हो, कभी भी खेती से पहले आप देखोगे, बीज रोपने से पहले फार्मर ट्रैक्टर और हल चलाते हैं, एग्जैक्टली क्या करते हैं, एयरेशन। एक बार सॉइल को पूरा खोद दिया ताकि हवा अंदर तक चली जाए, प्लांट की रूट्स को ब्रीथ करने में आसानी हो। ये एयरेशन कॉटन सॉइल में खुद हो गया, या ब्लैक सॉइल, अभी इसका नाम कॉटन बाद में रखेंगे, ब्लैक सॉइल। इसका बेनिफिट क्या है, क्या जी, ये एयरेशन खुद हो गया, और इस खुद होने को बोला जाता है ये सेल्फ रेगुलेटिंग है, ये रेगुर सॉइल है। सेल्फ रेगुलेटिंग, रेगुर सेल्फ रेगुलेटिंग, क्योंकि अपना ख्याल खुद रख लेती हैं, आपको हल चलाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, क्लेई सॉइल में हल चलाने में जान निकल जाएगी, क्योंकि अगर इसमें पानी घुस गया तो एक्सपैंड हो जाएगी, हल नहीं चल सकता। कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इतनी डेंस हो जाएंगी कि हल टूट जाएगा। तो हल चलाना असंभव है इन सॉइल के ऊपर, आसानी से नहीं चलता। बहुत, अगर जो आपके फार्म के इक्विपमेंट बनते हैं उनकी डिफरेंट ही इसमें कॉम्पोजिशन होती है कि यहाँ पे हल टूट जाते हैं जनरली, हल चलाना कठिन है क्योंकि क्लेई सॉइल है। देखो क्लेई सॉइल की कितनी सारी प्रॉपर्टीज। अब कॉटन क्यों उगाया जाता है, कॉटन के लिए अब एग्रीकल्चर जब पढ़ेंगे वहां विस्तार में भी बताऊंगा। कॉटन सर्दियों की क्रॉप है, विंटर्स में लगाई जाती है ना, और इनको पानी नहीं चाहिए। ये नॉट सर्दियों की क्रॉप, ये गर्मियों में बरसातों में लगाई जाती है, क्योंकि अभी कॉटन का पौधा छोटा है, बीज है,
उसको बहुत पानी चाहिए। क्लेई सॉइल है, क्लेई सॉइल को बोला जाता है हैविंग अ गुड वाटर रिटेंशन, क्योंकि क्लेई है पानी को एब्जॉर्ब करके बंद कर लेगी, पैक कर देगी पानी को, और बहुत टाइम तक पानी को होल्ड करेगी। तो बरसात हुई जून जुलाई में, कॉटन के बीज को रोप दिया। जब आपने चावल लगाना था उसी टाइम पे कॉटन लगती है, जब आपका चावल लगता है जुलाई के महीने में, जून के महीने में आपने इसका बीज लगा दिया, 3 महीने बारिश हुई, सॉइल ने बहुत सारा मॉइस्चर इकट्ठा करके रख लिया। अब बारिश होना बंद हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान के डेक्कन प्लेटू में ये वाले एरिया में सर्दियों में बारिश नहीं होती। तभी हमने देखा ये सेमी एरिड है, दिखाया था ना मैंने, ये सेमी एरिड है। तो यहाँ 3 महीने जम के बारिश हुई, इन्होंने पानी को संभाल लिया सॉइल्स ने, क्योंकि क्लेई सॉइल थी। अब सीजन आ गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3-4 महीनों में अब पौधा बड़ा हो गया, इसको चाहिए ओपन सनशाइन, खुल के धूप होनी चाहिए। इसलिए कॉटन के लिए बोला जाता है 210 दिन बिल्कुल ओपन सनशाइन चाहिए इसको, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, 6 महीने लग जाते हैं, मार्च तक आते आते इसको ओपन सनशाइन, बारिश डिस्टर्ब ना करें। तो बेस्ट टाइम कौन सा होता है, बेस्ट एरिया कौन सा होता है इनके लिए, ये वाला, क्योंकि यहां बाहर से बारिश नहीं आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस सर्दियों में नहीं आएंगे, तो यहां कॉटन का बीज रोप दिया जाता है। और इसलिए इसको कॉटन बेल्ट बोला जाता है। क्यों? बिकॉज क्लेई सॉइल्स आर हैविंग गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो ये अगले 6 महीने तक कॉटन को पानी देती रहेंगी, अंदर रखा हुआ है पानी, क्लेई सॉइल है, और कॉटन को पानी देती रहेंगे अंदर से। बाहर से पानी आएगा तो बीज खराब हो जाएगा, नीचे से ही पानी चाहिए। तो दिस इज द थिंग। अब गड़बड़ कहां होती है, क्यों सुसाइड होते हैं? थोड़ी सी भी रेनफॉल गड़बड़ हुई, और किसान को तो नहीं पता, उसने तो बीज रोप दिया, थोड़ी रेनफॉल कम हुई, जो पानी मार्च तक चलना था कॉटन के अंदर वो जनवरी में ही खत्म हो गया सॉइल के अंदर। 3 महीने तक बिना पानी के बीज पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि यहां बारिश का और कोई स्रोत नहीं है, रेनफॉल का और कोई स्रोत नहीं है, इरिगेशन का कोई स्रोत नहीं है, और इसकी वजह से फार्मर सुसाइड। और भी फैक्टर्स है जो पॉलिसी लेवल पे, वो मैं बात करता हूं, ये क्लाइमेट वाले फैक्टर्स। तो इस तरीके से हम सॉइल्स को समझेंगे। और सॉइल देखो जी, एलुवियल सॉइल देखो, एलुवियल हिंदी में बोलता है जलोट मिट्टी, जल से बनी हुई मिट्टी, हिमालयाज, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक मैंने बताया था ना, सॉइल 3 प्रकार की है, चलो वहां पे खत्म होगी जगह। सॉइल 3 प्रकार की, एक प्रकार की सॉइल है क्लेई, बहुत बारीक पार्टिकल, क्लेई का एग्जांपल है हिंदुस्तान में ब्लैक कॉटन सॉइल। ऑलराइट, दूसरी सॉइल जिसको बोला जाता है सैंडी सॉइल, पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्लेई सॉइल बहुत पानी को रख लेगी, सैंडी बिल्कुल नहीं रखेगी, रेत में पानी डालो नीचे चला जाएगा। यहां पे प्लांट कैसे लगाओगे, क्योंकि सॉइल ने वाटर को होल्ड ही नहीं किया, सब बह के चला गया, तो प्लांट विल बिकम डिवॉइड ऑफ वाटर, दे विल डाई। थर्ड टाइप की सॉइल लोमी, मिक्सचर ऑफ बोथ। एक और होता है सिल्ट, सिल्ट इज बिटवीन क्ले एंड सैंड, पार्टिकल साइज बारीक होता है इसमें, लेकिन क्ले से थोड़ा बड़ा होता है। तो ये 3 बेसिक पार्टिकल साइज है। लोमी होता है इन तीनों का मिश्रण, 40-40-20 के अनुपात, 20 इज क्ले के अनुपात में जितना बारीक पार्टिकल होगा, क्ले जैसे बारीक है, ये इनको कोहेजन का काम करेगी, जोड़ के रखेगी। आप देखो ना, आप कभी घर बनाते हो तो आप देखो ईंट में रेता डाला जाता है, फिर सीमेंट थोड़ा सा डालते हैं, सीमेंट क्ले है वो जोड़ देगा, जोड़ एडहेसिव है वो। ऐसे ही क्ले सॉइल ये लोमी को जोड़ के रखेंगे। तो हिंदुस्तान के अंदर अगर जो प्लेन्स हैं आपके, ये हिमालयन रिवर से लाए हुए प्लेन्स हैं, ये हैं सारी लोमी सॉइल्स, बाय डिफॉल्ट बन गई लोमी एलुवियल सॉइल। बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल साइज बिल्कुल अप्रोप्रिएट साइज में है, मात्रा बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या है, बारिश होगी तो वाटर रिटेन भी करेगा, क्लेई टाइप नहीं है, प्योर सैंडी भी नहीं है, तो हल भी चलाना आसान है। दीज आर वेरी गुड फॉर कल्टीवेशन। तो पार्टिकल साइज, तो पेरेंट मटेरियल हमने समझना है। सेडिमेंट्री रॉक जनरली लोमी सॉइल बनाएंगे, डेक्कन प्लेटू वाली सॉइल क्लेई सॉइल बनाएंगे, क्योंकि वो बसाल्ट है। तो याद रखो, बसाल्ट क्ले बनाएगा फाइन ग्रेन, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक हमेशा लोमी बनाएगी, एलुवियल सॉइल। तो ये इंडिया की अलग अलग सॉइल है, मैक्सिमम यही है, बड़ी सॉइल से ही है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल। बाकी छोटी मोटी सॉइल्स हैं वो आप स्वयं पढ़ लेंगे। अगर आप देखोगे वेस्टर्न घाट में जहां बारिशें ज्यादा हैं, सेंट्रल इंडिया में बारिश ज्यादा है। अब देखो एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट आज आपको बताते हैं, लेटराइट सॉइल।
लेटराइट सॉइल कहाँ बनती है, हमेशा याद रखो, हॉट एंड वेट क्लाइमेट में, बहुत गर्मी और बारिशें, ऐसे केस में सॉइल की जो टॉप सॉइल है इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है ना ये नीचे को चले जाएंगे, इतना पानी बरसा, तो लीचिंग, इस प्रोसेस को बोला जाता है लीचिंग हो गई न्यूट्रिशन की, नीचे चले गए, तो टॉप सॉइल इज डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिशन। आज आपको एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपने कभी सोचा नहीं हुआ, डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो लेटराइट सॉइल कहां बनी, हाई रेनफॉल एरिया में, हाई रेनफॉल एरिया, इन हाई रेनफॉल एरिया में क्या बनते होते थे, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या होते थे, ट्राइब्स, तो मींस जहां पे ट्राइब्स हैं वहां पे लेटराइट सॉइल भी है। ट्राइब से सरकार ने बोला यार तुम क्या ये ट्राइबल कल्चर रहते हो, हंटिंग गैदरिंग करते हो, फ्रूट गैदरिंग करते हो, आप एग्रीकल्चर करो। इन्होंने कहा जी बिल्कुल करेंगे, इन्होंने खेती करनी शुरू करी। सरकार बताना भूल गई आप तो लेटराइट सॉइल के ऊपर बैठे हो, आप एग्रीकल्चर करोगे तो फर्टिलिटी तो खत्म हो जाएगी, 3-4 साल में फर्टिलिटी विल एग्जॉस्ट। ये हैं ट्राइब्स, इन बेचारों के पास मैन्योर नहीं है, इन बेचारों के पास फर्टिलाइजर नहीं है, नाउ दे आर बाउंड to abandon this piece of land and move to a new forest and slash it and burn it, और करेंगे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसी का क्या नाम दिया गया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि वो लेटराइट सॉइल के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके पास एलुवियल नहीं है हमारी तरह कि वो 10 साल बिना खाद की खेती कर लें। दे आर ट्राइबल्स, दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ अरेंजमेंट विद देम। तो शिफ्टिंग or slash on burn agriculture is the outcome of laterite soil, and since they are tribals they do not have other alternative arrangement to replenish the fertility of the soil. That's why slash and burn agriculture is limited in the pockets of tribals. हम लोग गालियां देते कि ट्राइबल जो है, फॉरेस्ट की रिपोर्ट आ रही है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून ने छापा कि नॉर्थ ईस्ट में जी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बढ़ रहा है। हिमाचल की भी सेम समस्या, ट्राइबल बेल्ट में जी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। वो क्या करें, उनके पास लेटराइट सॉइल है, उनके पास आपकी तरह एलुवियल नहीं है, डेक्कन प्लेटू की तरह ब्लैक नहीं है, उनके पास लेस फर्टिलिटी की सॉइल है, 3-4 साल खेती करके एग्जॉस्ट हो जाती हो। दे आर बाउंड टू लीव दैट पीस ऑफ लैंड एंड मूव टू अ न्यू फॉरेस्ट, दे विल स्लैश इट, दे विल बर्न इट एंड क्रिएट एग्रीकल्चर फार्मलैंड फ्रॉम इट। तो दिस इज हाउ योर बिहेवियर इज गाइडेड बाय द ज्योग्राफी। आप सेटल्ड सिडेंट्री एग्रीकल्चर करोगे कि स्लैश एंड बर्न करोगे, ज्योग्राफी विल विस्पर द हिंट इन योर ईयर्स। तो हमने कनेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि दीज एग्जामिनेशन आर द एग्जामिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये किताबी ज्ञान नहीं है। ये कई सालों के पढ़ने के बाद, कई किताबें पढ़ने के बाद शायद मैं इस कंक्लूजन में पहुंचाऊंगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको कि लेटराइट सॉइल इज कनेक्टेड विद द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कई किताबें पढ़ने के बाद ये शायद निष्कर्ष निकला होगा। तो 2 तरीके हैं, या तो खुद री इन्वेंट कर लो व्हील को, या किसी के पास ज्ञान है तो डायरेक्टली ले लो। ऑलराइट, तो वी आर सपोज टू एक्ट स्मार्टली। डन। तो चलो आज की क्लास इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द एग्रीकल्चर। ऑलराइट, चलो, थैंक्स अ लॉट।